टोंग याओ ने सिर हिलाया, उसका चेहरा सौभाग्य की चमक से दमक रहा था। मेरे माता पिता ने मेरे बारे में बहुत सोचा है, उनके बिना शायद मैं आचेन जाने से वंचित रह जाती। अगर टोंग याओहुई ने मुख्य किरदार को सी चेन को ढूंढने में मदद न की होती, तो बिजली गिरने के बाद वह कहाँ होती, ये किसी को पता नहीं होता। शायद वह नरक में पहुंच जाती। उसकी मौजूदा सुखी जिंदगी का स्रोत क्या होगा? पिछले जन्म में टोंग याओ अकेली और बिना दोस्तों के थी, लेकिन इस जन्म में उसके पास परिवार, दोस्त और प्रेमी सब कुछ था। वह अपने वर्तमान जीवन से काफी संतुष्ट थी, और जहां तक सी शियाओहुई और लिनफेयन की बात है, तो उसे उनकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक आचेन उससे प्यार करता है और उसका साथ देता है, बस यही मायने रखता है। डैंग वेनवेन ने चापलूसी करते हुए कहा, अंकल टोंग को प्रतिभा पहचानने की वाकई अच्छी समझ है। मुझे भविष्य में उन्हें और खुश करना चाहिए ताकि वे मुझे किसी अच्छे लड़के से मिलवा सकें। आप दोनों को इतना खुश देखकर काश मैं भी किसी रिश्ते में होती। ज्यादा सोचे बिना टोंग याओ ने सहजता से जवाब दिया, प्यार जब पास ही हो तो दूर क्यों देखना। मुझे लगता है होनवेई बहुत अच्छा है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो तुम्हारा भविष्य सुखमय होगा। मुझे भी लगता है होनवेई बहुत अच्छा इंसान है। दिखने में भी बुरा नहीं है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। वांग चुन अक्सर टोंग याओ से मिलने आती थी और हालांकि वह गु होनवेई से ज्यादा बात नहीं करती थी, फिर भी उसे लगता था कि वह ईमानदार है। उसने टोंग याओ से उसके बारे में कुछ बातें भी सुनी थी, वह महत्वाकांक्षी और समझदार था। वाकई एक अच्छा आदमी। गु हुनवेई कम बोलने वाला लड़का है। इसके अलावा वह अच्छे अंकों वाला कॉलेज छात्र है और उसका भविष्य उज्जवल है। भला मैं उसके लिए कैसे उपयुक्त हो सकती हूँ? डैंग वेनवेन की गु हुनवेई के बारे में अच्छी राय थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन झो लेई के साथ अपने अनुभव के बाद वह किसी और कॉलेज छात्र के साथ डेटिंग नहीं करना चाहती थी। बेहतर है कि आप अपने ही सामाजिक स्तर के किसी व्यक्ति के साथ रहें, ताकि लोग आपको तुच्छ न समझें। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सच्ची भावनाएं फिर से व्यर्थ हो जाएं। टोंग याओ ने पलकें झपकाईं और नजाकत से कहा, हुनवेई और झो लेई अलग अलग हैं, वे जीवन में अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। अगर तुम हुनवेई को अपने प्यार में फंसा लो तो वह शिक्षा संबंधी मुद्दों के कारण तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। टोंग याओ शायद लोगों का आकलन करने में माहिर नहीं थी, लेकिन वह गु हुनवेई को काफी समय से जानती थी और उसके बारे में कुछ बातें समझती थी। मुझे लगता है कि हुनवेई झो लेई से ज्यादा सुंदर है, बस कम बोलने वाला आदमी है। वांग चुन ने बगल से इस बात का समर्थन किया। डैंग वेनवेन हमेशा से जानती थी कि गु हुनवेई एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसके बारे में उसके मन में कोई और विचार नहीं थे। लेकिन टोंग याओ और वांग चुन द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद वह अचानक थोड़ी भावुक हो गई, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने शर्माते हुए अपना चेहरा ढक लिया। तुम दोनों बहुत बुरे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। तभी कोई दूध वाली चाय खरीदने के लिए दुकान में आया और वह झटपट काउंटर की ओर भागी और काम में जुट गई। ये देखकर टोंग याओ और वांग चुन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सच कहूं तो भले ही वे अभी मजाक कर रहे थे, लेकिन अगर डैंग वेनवेन और गु हुनवेई सच में साथ हैं, तो वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है और उनका शांत और सक्रिय स्वभाव एक दूसरे का पूरक है। लेकिन भावनाओं की बात करें तो ये सब भाग्य पर निर्भर करता है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अपने पिछले जन्म में गु हुनवेई ने बुढ़ापे तक शादी नहीं की थी। कहा जाता था कि उनकी वजह से ही उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन टोंग याओ को ये बात नामुमकिन लगती थी। इसके पीछे कोई न कोई गुप्त कारण जरूर होगा, या शायद ये सिर्फ मीडिया की सनसनीखेज खबरें हों। गु हुनवेई का नैतिक विवेक अच्छा था, वह किसी दूसरे पुरुष की पत्नी पर बुरी नजर नहीं रखता था। वह भी नखरेबाज नहीं थी, इसलिए या तो यह मीडिया द्वारा फैलाया गया बवाल था या इसके पीछे कोई अनकही कहानी थी। टोंग याओ अपने विचारों में इतनी मग्न थी कि जब तक दूध वाली चाय का ग्राहक चला नहीं गया, तब तक उसे अपने हाथ में भुने हुए शाहबलूत याद नहीं आए। डैंग वेनवेन और वांग चुन को भुने हुए शाहबलूत खाने को मिलने की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। तीनों महिलाएं दुकान में बातें करती रहीं, खाना खाती रहीं और दूध वाली चाय पीती रहीं, उनका समय बहुत अच्छा बीता। वांग चुन शाम 4 बजे के बाद तक दुकान में रुकी रहीं और जब वह जाने लगी तो उन्होंने अगले दिन खरीदारी के लिए टोंग याओ से मिलने का इंतजाम किया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद टोंग याओ भी समय से पहले ही आवासीय क्वार्टर लौट आए। जब सी चेन काम से लौटा तो उसने उसे सी शियाओहुई के आने के बारे में बताया और संयोगवश सोंगयू के बारे में भी कुछ कहा। हालांकि उन सभी को लगा कि सोंगयूली शहर लौट आया है, इसलिए किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया।
अच्छी नींद लेने के बाद अगली सुबह तड़के टोंग याओ की मुलाकात दुकान में वांग चुन से हुई और वे दोनों टोंग याओ की दुकान के नए मॉल वाले स्थान पर गए। उन्होंने खरीदारी की और इस दौरान दुकान का जायजा भी लिया। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मुलाकात एक परिचित से हो जाएगी। वांग चुन ने विनम्रता और सहजता से अभिवादन किया। नज़लिन, क्या संयोग है, आप भी यहाँ खरीदारी करने आए हैं। लिन मान ने पहले की तुलना में अलग कपड़े पहने हुए थे। वांग चुन उसे मुश्किल से पहचान पाए। क्या संयोग है। लिन मान को वांग चुन और टोंग याओ से मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए चौंकने के बाद वह हंसते हुए बोली, श्रीमती वांग, अब से मुझे नज़लिन कहना बंद कर दीजिए। मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब मैं नज़ नहीं हूँ। मैं करियर बदलने के बारे में सोच रही हूँ। इतना कहते हुए उसने टोंग याओ की तरफ देखा और जानबूझकर या अनजाने में अपने हाथ में पकड़े कपड़ों के बैग को दिखाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। टोंग याओ सचमुच उसके हाथ में मौजूद बैग की ओर आकर्षित हो गई। लिन मान के हाथ में एक सफेद डाउन जैकेट वाला बैग था, जो शायद वही सफेद डाउन जैकेट थी जिसे वह पिछली बार खरीदना चाहती थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण नहीं खरीद पाई थी। डाउन जैकेट की कीमत 700 युआन थी। लिन मान ने अभी कुछ ही समय पहले नौकरी शुरू की है, उसकी आमदनी के हिसाब से तो वह इसे खरीदने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। इस्तीफा देने के तुरंत बाद वह इतनी महंगी ड्रेस कैसे खरीद सकती है। वांग चुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसने सुना कि लिन मान अब नज़ नहीं है, तो उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आपने इस्तीफा दे दिया है। मिस लिन, आपने कौन सी नौकरी बदल ली है। बिल्कुल नहीं। लिन मान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वांग चुन के साथ पहली बार डिनर करते समय जब उसने जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश की थी, उसके विपरीत इस बार वह जानबूझकर खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि क्या करना है, शायद मैं कुछ समय के लिए आराम करूं। पहले नज़ बनना मेरे परिवार द्वारा मुझे मजबूत बनाने और मेरे गुस्से को काबू में रखने का एक तरीका मात्र था। इतना कहकर उसने टोंग याओ की ओर मुड़कर जानबूझकर कहा, क्या ये सही नहीं है चचेरी बहन। चचेरा भाई। वांग चुन ने हैरानी से टोंग याओ की ओर देखा। टोंग याओ को उम्मीद नहीं थी कि लिन मान अचानक उसे चचेरी बहन कहेगी। वह 2 पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन तुरंत जवाब दिया, हमारे परिवार अब एक दूसरे से संपर्क में नहीं है, इसलिए मैं तुमसे चचेरी बहन का खिताब स्वीकार नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने वांग चुन का हाथ पकड़ा और लिन मान से दूर चली गई। लिन मान ने अपना सिर घुमाकर उन दोनों को जाते हुए देखा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। धिक्कार है। अभी अभी जब उसने वांग चुन को देखा तो उसे थोड़ा अपराधबोध हुआ। ये कुछ चुराने और उसी के मालिक से टकरा जाने जैसा एहसास था। न केवल दोषी महसूस कर रही थी, बल्कि वांग चुन के सामने खड़े होकर उसे थोड़ा हीन भावना भी महसूस हो रही थी। भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह वांग चुन जितनी सुंदर नहीं थी। हालांकि उसने खुद को सजाने संवारने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें वांग चुन जैसी स्वाभाविक उच्चवर्गीय आभा नहीं थी। याओ याओ, क्या तुम मिस लिन की चचेरी बहन हो। उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में जानकर वांग चुन अचंभित रह गया। लिन मान को उनके पीछे न आते देख टोंग याओ ने खुलकर उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मेरे दादाजी की संपत्ति को लेकर हुए विवाद के कारण हमारे परिवारों में अनबन हो गई थी और तब से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा है। बचपन से ही मेरी उससे बनती नहीं थी। ये नापसंदगी तब और बढ़ गई जब उसने आचेन को थोड़ा बहुत पसंद करना शुरू कर दिया। क्या उसे डॉक्टर सी में दिलचस्पी है। वांग चुन चौंक गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि काफी सभ्य दिखने वाली लिन मान चुपके से अपने चचेरे भाई के पति के लिए भावनाएं रखती होगी। बातचीत इस मोड़ पर पहुंच चुकी थी, इसलिए टोंग याओ ने संकोच नहीं किया और संक्षेप में बताया, आहचेन ने उसे किंग शहर में एक बचाव अभियान के दौरान बचाया था और तब से वह उसे पसंद करने लगी है। आहचेन को पसंद करना उसके लिए गलत नहीं है, आखिरकार वह आकर्षक और करिश्माई है, लेकिन ये गलत है कि वह अब भी उसके लिए ऐसी भावनाएं रखती है, ये जानते हुए कि आहचेन उसके चचेरे भाई का पति है। लिन मान द्वारा पहले खरीदे गए कपड़ों को याद करते हुए टोंग याओ ने चेतावनी दी, अचुन, लिन मान बहुत चालाक है। तुम्हें सावधान रहना होगा और अपने पति को उससे दूर रखना होगा। तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती जो अपनी चचेरी बहन के पति पर भी बुरी नजर रखती है। टोंग याओ का इरादा अहंकारी होने का नहीं है, बात बस इतनी है कि लिन मान ने अचानक अपनी अस्पताल की नौकरी छोड़ दी और बेहिसाब खर्च करने लगी, जो स्पष्ट रूप से सामान्य व्यवहार नहीं है। हैरान होकर वांग चुन ने पूछा, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि लिन मान इकाई पर नजर डाल सकती है। सावधानी बरतने में ही भलाई है।
ठोस सबूतों के अभाव में टोंग याओ बेतुके अनुमान नहीं लगा सकता था और केवल वांग चुन को सतर्क रहने की सलाह दे सकता था। वांग चुन ने सिर हिलाया। उसे लगा कि टोंग याओ की बात में दम है। पहले जब वह लिन मान के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी तब उसकी उसके बारे में अच्छी राय थी। अब ये जानकर कि लिन मान उसकी चचेरी बहन के पति पर बुरी नजर रखती है, लिन मान के बारे में उसकी राय एकदम बदल गई। सौभाग्यवश उसके चाचा घर लौट आए हैं। अकाई को अब बार बार अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे लिन मान से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सचमुच काफी चिंतित हो जाएगी। खरीदारी के थका देने वाले दौर के बाद टोंग याओ ने वांग चुन के साथ एक शाखा स्टोर से पेय लेने की योजना बनाई थी, लेकिन कोको मिल्क टी शॉप में अच्छी बिक्री देखकर वह खुद अंदर चली गई। वांग चुन थोड़ा घबराया हुआ था और उसने स्टोर क्लर्क की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर टोंग याओ ने आत्मविश्वास से उनके सिग्नेचर मिल्क टी के 2 गिलास ऑर्डर किए। वह इस आउटलेट पर कम ही आती थी, इसलिए कोको के स्टोर क्लर्क ने उन्हें बगल की दुकान की मालकिन के रूप में नहीं पहचाना और उन्हें एक और आकर्षक ग्राहक की तरह ही समझा। टोंग याओ को उनका पे परोसते समय क्लर्क ने उन्हें 2 वाउचर भी दिए। टोंग याओ ने उत्सुकता से वाउचरों को देखा और क्लर्क ने ये देखकर तुरंत समझाया, जब आप ऐसे 10 वाउचर एकत्र कर लेंगे तो आप एक मुफ्त मिल्क टी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ की सेवा सराहनीय थी और उनकी विपणन रणनीति प्रशंसा के योग्य थी। अपनी मिल्क टी लेकर बाहर निकलते हुए टोंग याओ ने स्ट्रॉ से एक घूंट लिया। उसे स्वादिष्ट लगा और उसने वांग चुन को एक कप देते हुए कहा, आओ इसे चखो। इस दुकान की मिल्क टी काफी अच्छी है, मेरी खुद की बनाई मिल्क टी को टक्कर दे सकती है। वांग चुन ने दूध वाली चाय चखी और उसे काफी पसंद आई। हालांकि उसने कभी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी जो किसी प्रतियोगी की खुलकर प्रशंसा करे। कुछ और घूंट पीने के बाद उसने ईमानदारी से कहा, इसका स्वाद तो अच्छा है, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा मीठा है। कुछ घूंट पीना तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद यह थोड़ा अटपटा लगने लगता है। साथ ही पर्ल्स का स्वाद भी कुछ खास अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये कल के बचे हुए हैं। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की आदि वांग चुन खाने पीने के मामले में काफी नखरे वाली थी। शुरुआत में वह टोंग याओ की दुकान पर पीना पसंद करती थी क्योंकि उसे वहां इस्तेमाल की गई सामग्रियों की ताजगी का स्वाद मिलता था। दूसरी ओर यहाँ के मोती ताजे नहीं थे, जिसका उसने निश्चित रूप से ध्यान दिया। वांग चुन के बताने तक टोंग याओ को इस बात का एहसास नहीं हुआ था। उसने मोतियों को छूकर देखा और पाया कि वे वाकई खराब हैं। हालांकि आधुनिक लोग अधिक सहनशील थे और वांग चुन की तरह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले लोग कम ही थे। लेकिन प्रभावी विपणन रणनीतियों के दम पर उनका व्यवसाय अनिवार्य रूप से उससे बेहतर था। सौभाग्य से आसपास दूध वाली चाय की दुकानें ज्यादा नहीं थीं, इसलिए उसका अपना बाजार अभी भी बरकरार था। अगर और दूध वाली चाय की दुकानें खुलती तो उसकी दुकान बाजार से बाहर हो सकती थी। वास्तव में चाहे कोई भी युग हो, यदि चीजें एक रास्ता से एक जैसी बनी रहें तो वे आसानी से अप्रचलित हो जाएंगी। दूध वाली चाय खत्म करने के बाद टोंग याओ ने वांग चुन को दोपहर का भोजन कराया। दोपहर में दुकान पर लौटने पर गु होंगवेई ने एक संदेश दिया। याओ याओ बोई ने कई बार फोन किया। वह काफी जरूरी लग रहा था। क्या उसने कुछ बताया? टोंग याओ ने ये पूछते हुए सी बोई को वापस फोन किया। कुछ देर सोचने के बाद गु होंगवेई ने कहा, मुझे लगता है इसका कुछ संबंध बच्चे से है। जब उसने फोन उठाया तो उसने बताया कि टोंग याओ वहां नहीं है और सिबोई ने तुरंत फोन काट दिया। हालांकि उसे धुंधली सी आवाज में झांग लिजुआन की चीख सुनाई दी, जो बच्ची के बारे में कुछ कह रही थी और यह भी कि अगर कुछ हुआ तो वह सिबोई से जान की बाजी लगाकर लड़ेगी। एक बच्चा, क्या बच्चे के साथ कुछ हुआ होगा? टोंग याओ को पल भर के लिए सदमा लगा ही था कि सिबोई ने फोन उठा लिया। इससे पहले कि टोंग याओ कुछ कह पाती, सिबोई घबराई हुई आवाज में बोली, भाभी, हमारी माँ चुपके से बच्चे को ले गई हैं। टोंग याओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा, वह बच्चे के साथ क्या करने का इरादा रखती है? इससे पहले कि सिबोई जवाब दे पाती, झांग लिजुआन ने फोन छीन लिया। पटाखों की चीख जैसी तेज आवाज में उसने कहा, भाभी, आज सुबह हमारी माँ आई थी और कहने लगी थी कि वो बच्चे को बाहर ले जाना चाहती हैं। मैंने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके छोड़े हुए नोट को देखकर ही मुझे एहसास हुआ कि वो बच्चे को क्योटो ले आए हैं। उन्होंने कहा कि आप और भाई अभी तक बच्चे से नहीं मिले हैं, इसलिए वो बच्चे को यहाँ लाना चाहती थी। जैसे जैसे झांग लिजुआन बोलती गई, उसकी बेचैनी बढ़ती गई और आखिरकार वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बेटा अभी इतना छोटा है। वह उसे ट्रेन में ले जा रही है।
अगर सफर में कुछ हो जाए या बच्चा खो जाए तो क्या होगा? वह 3 बच्चों की मां है, दशकों से जी रही महिला है। वह ऐसा बेतुका फैसला कैसे ले सकती है? उसने हमें बिना बताए बच्चे को अपने साथ ले लिया। ये तो बच्चे चुराने वाले चोर से कितना अलग है। मैं पुलिस को फोन करना चाहती थी लेकिन बोई ने मुझे इजाजत नहीं दी। अगर बच्चा खो गया तो किसका दोष होगा? यात्रा के दौरान संभावित खतरों ने उसे पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था और वह चाहती थी कि वह लिन फेगियन का गला घोंट दे। उसने जोर देकर कहा कि लिन फेगियन इतनी दयालु नहीं थी कि वह बच्चे की देखभाल में मदद करने के लिए अचानक शहर आ जाए। लेकिन बाद में पता चला कि लिन फेगियन के इरादे वाकई कुछ और ही थे। झांग लिजुआन की बातें सुनने के बाद टोंग याओ के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। क्या लिन फेगियन पागल हो गई थी? वह झांग लिजुआन के बच्चे को चुपके से क्योटो क्यों लाएगी? फिलहाल उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी बात बच्चे को ढूंढना है। चूंकि बच्चा अभी छोटा है, इसलिए सड़क पर उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या आपने उन्हें रेलवे स्टेशन पर ढूंढा? नाक पोंछते हुए झांग लिजुआन ने कहा, हम एक कदम देर हो गए। जब तक हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, क्योटो जाने वाली ट्रेन पहले ही छूट चुकी थी। ये सुनकर टोंग याओ ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, मैं पहले रेलवे स्टेशन पर जाकर इंतजार करती हूँ। आप लोग जल्दी से टिकट लेकर यहाँ आ जाए। अभी सबसे जरूरी है बच्चे को ढूंढना। बच्चे के मिलने के बाद बाकी बातें कर लेंगे। झांग लिजुआन को मानो जीवन रक्षक मिल गया हो। उसने झट से कहा, भाभी, युवान को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अगर युवान को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। चाहे उससे मरना ही क्यों ना पड़े, वह लिन फेगियन को भी अपने साथ ले जाएगी। बच्चे के जन्म से पहले झांग लिजुआन के सारे विचार खुद के बारे में ही थे। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उसने अपना सारा ध्यान उस बच्चे पर केंद्रित कर दिया। उसने जन्म से ही बच्चे की देखभाल की थी और वे एक दिन भी अलग नहीं हुए थे। अब जब लिन फेगियन ने अचानक बच्चे को उससे छीन लिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आधी जिंदगी छिन गई हो। यात्रा के दौरान भूख से रोते बच्चे के ख्याल से वह बहुत परेशान हो गई और रास्ते में मानव तस्करों से सामना होने की आशंका से वह इतनी चिंतित हो गई कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। बकवास मत करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। फोन रखने के बाद और गु हुनवेई को अपनी ओर देखते हुए देखकर टोंग याओ ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, मेरी सास चुपके से युवान को यहाँ ले आई है। अब बोई और लिजुआन घर पर बहुत परेशान है। गु हुनवेई ने भौहें चढ़ाते हुए लिन फेगियन की हरकत को न समझते हुए कहा, वह युवान को क्योटो क्यों लाए? नव वर्ष नजदीक था और क्योटोली शहर से कहीं ज्यादा ठंडा था। क्या इतनी छोटी बच्ची इतनी उथल पुथल सहन कर सकती थी? उसने कहा कि वह उसे हमें दिखाना चाहती है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं नए साल से पहले घर जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या सोच रही है। टोंग याओ की राय में लिन फेगियन को आरामदेह जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी सब कुछ ठीक चल रहा होता, वो मुसीबत खड़ी करने में माहिर थी। इस घटना के बाद सी बोई और झांग लिजुआन दोनों के मन में उसके प्रति निश्चित रूप से द्वेष पैदा हो गया होगा। भविष्य में जब वह बूढ़ी हो जाएगी और पोते पोतियों की खुशियों का आनंद लेना चाहेगी, तो यह इतना आसान नहीं होगा। गु हुनवेई 2 सेकंड तक अपने आप से कुछ बुदबुदाया, मानो उसके मन में कुछ आया हो, लेकिन वह तय नहीं कर पा रहा हो कि कहे या नहीं। उसका अजीब सा चेहरा देखकर टोंग याओ ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपको पता है कि वह बच्चे को क्योटो क्यों लाई थी? मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, गु हुनवेई ने कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ के चेहरे पर सवालों के भाव साफ दिख रहे थे। ये देखकर गु हुनवेई ने गला साफ करते हुए कहा, हमारे शहर में ऐसे कई दंपत्ति हैं जिनकी शादी को काफी समय हो गया है लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। वे आमतौर पर अपने रिश्तेदारों के बच्चों को कुछ समय के लिए अपने साथ रहने के लिए ले आते हैं। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता था कि उनका क्या मतलब था। टोंग याओ को बस इतना महसूस हुआ कि उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ रहे हैं। क्या वह बहुत लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी है? दवा भेजने की पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए टोंग याओ तुरंत समझ गई कि लिन फेगियन द्वारा बच्चे को गुप्त रूप से लाने का उद्देश्य वास्तव में उसे गर्भवती कराना था। गु हुनवेई को भी लगा कि लिन फेगियन गलत थी, लेकिन आखिरकार ये टोंग याओ के पारिवारिक मामले थे, इसलिए एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। क्योटोली शहर से ज्यादा ठंडा है। युवान अभी छोटा है। आपको उन्हें लेने के लिए एक मोटा कंबल लाना चाहिए। ठीक है, कृपया मेरे लिए दुकान का ध्यान रखना, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ।
घर में बच्चा न होने के कारण स्वाभाविक रूप से छोटे कंबल नहीं होते थे। 21वीं सदी के विपरीत, जहां सब कुछ खरीदा जा सकता है, बच्चों के जन्म से पहले कंबल खुद ही बनाने पड़ते थे। अब कंबल बनाने का समय नहीं था, इसलिए टोंग याओ गर्म कोट पहनकर रेलवे स्टेशन गई और 1 घंटे से अधिक समय तक लिन फेगियन के बच्चे के साथ आने का इंतजार करती रही। लिन फेगियन ने अपने सिर पर एक बड़ा नीला स्कार्फ लपेटा हुआ था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था और केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। अगर उसकी गोद में बच्चा न होता तो टोंग याओ शायद उसे पहचान भी न पाती। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे को साथ लेकर यात्रा करने से लिन फेगियन की बाहें दुखने लगीं, लेकिन उन्होंने दूसरों से बच्चे को उठाने में मदद लेने की हिम्मत नहीं की। किसी तरह उन्होंने ट्रेन से उतरने तक बच्चे को संभाला और जब टोंग याओ ने उन्हें पुकारा, तभी उन्हें राहत मिली। वह जानती थी कि उसका छोटा बेटा उन्हें लेने के लिए टोंग याओ को बुलाएगा, इसलिए टोंग याओ को देखकर लिन फेगियन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। याओ याओ, क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकती हो? बच्चा तंदुरुस्त और भारी है। मैं उसे पूरे सफर में पकड़े रही हूं और मेरी बाहें इतनी दुख रही हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह मेरा अपना बच्चा नहीं है। भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर बात करना सुविधाजनक नहीं था। टोंग याओ ने बच्चे को गोद में लिया और उसे अपने साथ लाए गर्म कोट में सावधानीपूर्वक लपेट दिया। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, यहां तक कि किसी के द्वारा गोद में लिए जाने पर भी नहीं जागा। दशकों तक जीवित रहने के बावजूद टोंग याओ ने पहली बार इतने छोटे बच्चे को गोद में लिया था। वह इतनी कोमल थी कि उसने जोर लगाने की हिम्मत ही नहीं की, मानो उसे डर हो कि कहीं वह उसे कुचल न दे। लिन फेगियन को खाली हाथ देखकर टोंग याओ की भौहें तन गईं। क्या तुम बच्चे के लिए कोई दूध या फॉर्मूला नहीं लाई? उसने रास्ते में क्या खाया? लिन फेगियन ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, मैं बहुत जल्दी में निकली थी और लाना भूल गई। वह पूरे रास्ते रोता रहा और ट्रेन से उतरने से ठीक पहले सो गया। हमें जल्दी वापस जाकर उसके लिए दूध खरीदना होगा, नहीं तो जागने पर वह जरूर रोएगा। ये सुनकर कि बच्चा कई घंटों से भूखा था, टोंग याओ का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। लेकिन अभी ये सब कहने का समय नहीं था। वह बस एक टैक्सी रोककर लिन फेगियन और बच्चे को घर वापस ले जा सकती थी। सचमुच, झांग लिजुआन अपने पहले बच्चे की देखभाल करने में काफी कुशल थी। बच्चा गोल मटोल और प्यारा था, बिल्कुल सी बोई जैसा। उसे गोद में लेने पर वह भारी लगता था और उससे दूध की हल्की सी गंध आती थी, साथ ही थोड़ी सी अप्रिय गंध भी थी। टोंग याओ को शक था कि बच्चे ने डायपर गंदा कर दिया है, लेकिन वह कार में जाकर जांच नहीं कर सकती थी और उसे बदबू सहनी पड़ी और पहले घर जाना पड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, घर पहुंचकर जांच करने पर पता चला कि बच्चे ने न केवल शौच किया था, बल्कि उसके कपड़े भी पेशाब से पूरी तरह भीगे हुए थे। -7 या 8 डिग्री के ठंडे मौसम में बच्चे ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। अगर उसे सर्दी लग जाती तो मामला गंभीर हो जाता। इस समय तक लिन फेगियन को भी एहसास हो गया था कि उसने कुछ जल्दबाजी कर दी थी और बच्चे को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। टोंग याओ को गंभीर चेहरे से देखते हुए उसने माफी मांगते हुए कहा, युवान तंदुरुस्त है, अगर वह एक दिन भूखा भी रहे तो ठीक रहेगा। मैं घर पर उसकी देखभाल करूंगी, तुम जल्दी से उसके लिए कुछ कपड़े खरीद लाओ। टोंग याओ पहले से ही थोड़ी गुस्से में थी। लिन फेगियन की बात सुनकर वह तुरंत भड़क उठी, उसे यहाँ कौन लाया? उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लिन फेगियन असहज दिखी और बोली, याओ याओ, अगर तुम नाराज हो तो मुझ पर गुस्सा निकालो, बच्चे पर नहीं। क्या तुम्हारे गुस्से से बच्चा ही परेशान नहीं हो रहा? वो तो बस एक छोटा बच्चा है, नासमझ। एक बच्चे से क्यों नाराजगी पाल रही हो? ये शब्द सुनकर टोंग याओ को इतना गुस्सा आया कि वो हंस पड़ी। लिन फेगियन के मुंह से ये शब्द निकलते ही ऐसा लग रहा था मानो गलती उसी की हो और सारी गड़बड़ उसी की हो। वह वाकई परेशान थी, लेकिन इसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं था। टोंग याओ सख्त चेहरे के साथ कमरे से चली गई और लिन फेगियन ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि उसने यह फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सोचा नहीं था। वह बच्चे के लिए कपड़े और डायपर लाना भी भूल गई थी। उस समय उसे डर था कि उसका छोटा बेटा और लिजुआन को पता चल जाएगा और वे उसे रोक देंगे, इसलिए वह चुपके से बच्चे को लेकर चली गई। ट्रेन में चढ़ने के बाद ही जब बच्चा रोने लगा, तब उसे याद आया कि बच्चा अभी बहुत छोटा है और फॉर्मूला दूध और मां के दूध पर निर्भर है। इतने हंगामे के बाद वह थक चुकी थी। उसने ये सब टोंग याओ के लिए किया, फिर भी टोंग याओ ने इसकी कद्र नहीं की। लिन फेगियन को कुछ बुरा लगा। एक गहरी आह भरते हुए लिन फेगियन बाथरूम जाने ही वाली थी कि अचानक बिस्तर पर लेटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। 2 महीने से भी कम उम्र का होने के बावजूद उसकी आवाज असामान्य रूप से तेज थी।
लिन फेगियंग ने जल्दी से एक बर्तन में पानी गर्म किया और उसे नहलाने लगी। जैसे ही लिन फेगियंग ने बच्चे को साफ करना समाप्त किया, टोंग याओ ने दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश किया। उसने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या तुम्हें कोई फॉर्मूला मिला? बच्चे का रोना अब कम हो रहा है। अपना वाक्य पूरा करते ही लिन फेगियंग ने देखा कि एक महिला टोंग याओ के पीछे पीछे आ रही है। एक बच्चे की मां होने के नाते लिन फेगियंग ने तुरंत उस महिला के भरे हुए स्तनों को पहचान लिया, जिससे पता चलता था कि वह दूध पिला रही थी। कम से कम अब उसका पोता भूखा नहीं रहेगा। महिला ने अपनी बाह में सूती कपड़ों का एक गट्ठा पकड़ रखा था। बच्चे के कराहते रोने की आवाज सुनकर उसने झट से कपड़े टोंग याओ को सौंप दिए और बच्चे को उससे ले लिया। वह बैठ गई, अपनी पोशाक ठीक की और बिना किसी झिझक के बच्चे को दूध पिलाने लगी। एक दिन तक बिना भोजन के रहने के बाद युवान को आखिरकार मां का दूध पीने को मिला और उसने रोना बंद कर दिया, आंखें बंद करके दूध पी लिया। ये दृश्य देखकर टोंग याओ ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद बहन एक्सिया। अगर आप न होती तो मुझे इस रात में दूध का फॉर्मूला कहाँ मिलता, ये भी पता नहीं होता। उसने अपने जीवन में कभी इतने छोटे बच्चे की देखभाल नहीं की थी। वांग शिया पिछले महीने ही इस रिहायशी इलाके में रहने आई थी। उसका बच्चा 5 महीने से थोड़ा बड़ा था और आमतौर पर उसकी भूख अच्छी रहती थी। उसे मां का दूध भी पर्याप्त मात्रा में मिलता था। जब उसे पता चला कि टोंग याओ अपने बच्चे को लेकर परेशान है, जो एक दिन से भूखा है और उसके कपड़े पेशाब से भीग गए हैं, तो वह जल्दी से अपने बच्चे के कुछ पुराने कपड़े लेकर उसके पास गई। उस समय उसे और अधिक जानकारी मांगने का मौका नहीं मिला। अब बच्चे की दयनीय हालत देखकर उसने उलझन में पूछा, ये किसका बच्चा है और इसकी मां इसके साथ क्यों नहीं आई? उसे सड़क से उठाकर तो नहीं लाया गया था, है ना? इन दिनों परित्यक्त शिशुओं का मिलना असामान्य नहीं था, इसलिए वांग शिया ने ऐसा अनुमान लगाया, क्योंकि वह जानती थी कि टोंग याओ और सी चेन के कोई बच्चे नहीं थे। सामान्य परिस्थितियों में किस तरह की मां अपने 1 या 2 महीने के बच्चे को किसी और के घर में छोड़ देगी? पब फ्यूचर एड्स। लिन फेगियंग के जवाब देने से ठीक पहले टोंग याओ ने पहले ही बोल दिया, यह मेरे भाई का बच्चा है। मेरी सास चुपके से बच्चे को ली शहर से ले आई थी, जब बच्चे के माता पिता का ध्यान कहीं और था, इसलिए कोई तैयारी नहीं थी। उसने लिन फेगियंग के सामने अपनी इज्जत बचाने की परवाह किए बिना सीधे सीधे सच बता दिया। वांग शिया ने हैरानी से लिन फेगियंग की ओर देखा, जो शर्म से लाल हो गई। वह कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। खुद एक मां होने के नाते वांग शिया अच्छी तरह जानती थी कि किसी के द्वारा चुपके से उसके बच्चे को ले जाने का दर्द कैसा होता है। अगली बार जब उसने लिन फेगियंग को देखा तो उसकी निगाहें उतनी दोस्ताना नहीं थीं। इस कड़ाके की ठंड में बच्चा इतनी लंबी ट्रेन यात्रा कर चुका है और दिन भर भूखा रहा है, उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं। अगर वह बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? टोंग याओ ने जवाब दिया, मैंने अपने भाई को बच्चे को ले जाने के लिए पहले ही सूचित कर दिया है। क्या? ये सुनकर लिन फेगियंग अचानक घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, याओ, जब मैं गई थी तो मैंने उनके लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि हम बच्चे को आधे महीने के लिए यहाँ रखेंगे और फिर उसे वापस कर देंगे। तुमने उन्हें आने के लिए क्यों कहा? उसने इतनी सारी परेशानियां सिर्फ इसलिए उठाई थी ताकि टोंग याओ बच्चे के साथ कुछ समय बिता सके। अगर अब बच्चे को वापस ले लिया जाए तो क्या ये सब व्यर्थ नहीं होगा? इससे पहले कि टोंग याओ कुछ कह पाती, वांग शिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, महोदया, आपने जो कहा वह सही नहीं है। आपने बिना किसी को बताए बच्चे को ले जाकर पहले ही गलती की थी और अब आप माता पिता को बच्चे को वापस भी नहीं लेने दे रही हैं। बच्चे को स्तनपान की जरूरत है, उसे आधे महीने तक उसकी मां से अलग रखने से उसका दूध सूख सकता है। अगर वह उसकी सास होती तो वह अब तक झगड़ा शुरू कर चुकी होती। तुम नौजवानों को समझ नहीं आता, मैं बच्चे को यहाँ एक खास वजह से लाई हूँ। युवा पीढ़ी से उपदेश सुनकर लिन फेगियंग के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और वह थोड़ी परेशान दिखी। वांग शिया ने जवाब दिया, कारण चाहे जो भी हो, 1 महीने के बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मेरी सास ने चुपके से मेरे बेटे को ले लिया होता तो मैं चाकू निकालकर उससे लड़ती। आप 1 महीने के बच्चे को ट्रेन से इतनी दूर तक ले आईं। अगर रास्ते में आपको कोई बच्चा तस्कर मिल जाता तो क्या होता? देखो, बच्चा कितना प्यारा और गोल-मटोल है, अगर उसका अपहरण हो गया तो क्या होगा? उसके माता पिता को अपनी आधी जिंदगी गंवानी पड़ेगी। ये सास देखने में तो ठीक लग रही थी, लेकिन उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थीं। शर्म से चेहरा लाल कर चुकी लिन फेगियंग ने शुरू में बाहरी लोगों के सामने इन मामलों पर चर्चा करने की योजना नहीं बनाई थी।
हालांकि टोंग याओ की उपेक्षा और बच्चे को लिजुआन के साथ ले जाने की जिद को देखते हुए उसने सच बोलने का फैसला किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। मैं अपनी सबसे छोटी बहू के बच्चे को अपनी सबसे बड़ी बहू के लिए ला रही हूँ, है ना? लिन फेगियन ने टोंग याओ की ओर देखा, उसकी आवाज नर्म थी लेकिन उसके शब्दों में गहरा घाव था। याओ याओ, नाराज मत हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ सच बता रही हूँ। तुम्हारी और शियाओचेन की शादी को 1-2 साल हो गए हैं। लिजुआन, जिसकी शादी तुमसे बाद में हुई, ने बच्चे को जन्म दे दिया है और तुममें गर्भावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखे। मैंने तुम्हें कुछ घरेलू नुस्खे भेजे थे लेकिन तुमने उन्हें नहीं लिया। मेरे पास तुम्हारे भतीजे को यहाँ लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उम्मीद है कि तुम्हें भी उसकी किस्मत मिल जाएगी। अगर तुम गर्भवती हो जाती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन फेगियन की बातों से वांग शिया दंग रह गईं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लिन फेगियन ने इस कारण से अपने पोते को यहाँ लाने की परेशानी क्यों उठाई। हे भगवान, कितनी अजीब सास है। उसका बेटा डॉक्टर है, फिर भी उसे चिकित्सा विज्ञान पर भरोसा नहीं है और वह इसके बजाय इन अजीब अंधविश्वासों में विश्वास करती है। टोंग याओ ने चिढ़कर कहा, माँ, बच्चा पैदा करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे भी शियाओचेन डॉक्टर है, अगर हमें कोई समस्या हुई तो हम अस्पताल जाकर जांच करवा लेंगे। अगर सब ठीक रहा तो आखिरकार हमारे बच्चे हो ही जाएंगे। आप ये सब क्यों कर रही हैं? लिन फेगियन के जवाब देने से पहले ही उसने आगे कहा, क्या मैं और शियाओचेन तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं? तुम्हें खाने पीने या पैसों की कमी नहीं है? क्या तुम घर पर आराम से सेवानिवृत्त जीवन नहीं जी सकते? तुम्हें हर बात में दखल देकर सबको दुखी करने की क्या जरूरत है? टोंग याओ की आलोचना सुनकर लिन फेगियन अवाक रह गई। कुछ पल चुप रहने के बाद आंखों में आंसू लिए उसने कहा, ठीक है, ये मेरी गलती है। मुझे इतना दखल नहीं देना चाहिए था। तुम लोगों की परवाह करने के लिए ही मैं दोषी हूँ। ये मेरी गलती है। मुझे इतने बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए थे। ये शब्द कहने के बाद उसने अपनी आंखें पोंछी और सीधे शौचालय में चली गई। वांग शिया ने कभी नहीं सोचा था कि इस दयालुता भरे काम की वजह से उसे डॉक्टर सी के घर की पारिवारिक गपशप सुनने को मिलेगी। उसने सोचा, टोंग याओ ऊपर से तो आरामदेह जीवन जीती हुई दिखती है, लेकिन असल में उसके जीवन में और भी बहुत कुछ छिपा है। अब जबकि टोंग याओ और उसकी सास के बीच बस थोड़ी सी कहासुनी हुई थी, वांग शिया कुछ और कहना नहीं चाहती थी। बच्चे के पेट भर जाने और सो जाने के बाद उसने कुशलतापूर्वक उसे सूखे कपड़े और नया डायपर पहनाया। उसने टोंग याओ से एक खाली कटोरा लाने को कहा और उसमें अपना दूध भर दिया। अगर उसे रात में भूख लगे तो इसे गर्म करके उसे खिला देना। मैं सुबह आकर उसे दूध पिलाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। मुझे भरपूर दूध आता है, इसलिए 2 बच्चों को दूध पिलाना कोई समस्या नहीं है। टोंग याओ ने वांग शिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई। चूंकि लिन फेगियन अभी तक बाहर नहीं निकली थी, वांग शिया ने टोंग याओ को एक तरफ खींचकर फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी सास बड़ी चालाक लगती है। जब डॉक्टर सी वापस आएंगे तो शायद वो जाकर शिकायत करेगी। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो और उन्हें तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा खड़ा न करने दो। हालांकि वांग शिया ने पहले कभी लिन फेगियन से बातचीत नहीं की थी, लेकिन उसके कार्यों के आधार पर वह आश्वस्त थी कि वह एक अच्छी सास नहीं थी। सी चेन और टोंग याओ आमतौर पर बहुत स्नेही दिखाई देते हैं। अगर सास की उकसाहट से उनका रिश्ता खराब हो जाए तो ये बहुत दुख की बात होगी। वांग शिया की मंशा को समझते हुए टोंग याओ ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, बहन एक्सिया, चिंता मत करो। जब आचेन वापस आएगा तो मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी। टोंग याओ को बात समझते देख वांग शिया ने आगे कहा, गलत मत समझना, लेकिन बच्चे पैदा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग शादी के कुछ साल बाद ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पुरुष डॉक्टर हैं, हमें चिकित्सा पर भरोसा करना चाहिए, न कि उन बेतुकी बातों पर। अगर वे बातें सच में कारगर होती तो डॉक्टरों का क्या मतलब रह जाता। इससे पहले कि टोंग याओ कुछ कह पाती, उन्होंने आगे कहा, मैंने हमेशा यही सोचा था कि आप दोनों अपने करियर में व्यस्त हैं और बच्चा पैदा करने की जल्दी में नहीं हैं। आखिर आप दोनों अभी जवान हैं। अगर वाकई कोई शारीरिक समस्या है जो आपको बच्चा पैदा करने से रोक रही है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा अस्पताल इसमें आपकी मदद कर सकता है। बस जाकर जांच करवा लीजिए, वे आपको बता देंगे कि इलाज कहां से शुरू करना है। वांग शिया को अपनी चिंता देखकर टोंग याओ ने ईमानदारी से जवाब दिया, आचेन अपने करियर के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं और हम दोनों को बच्चा पैदा करने की कोई जल्दी नहीं है।
इसलिए हमने इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। हमारा मानना है कि जब सही समय आएगा तो ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। हमारे परिवार वाले चिंतित हैं। टोंग याओ जानती थी कि लिन फेगियन इस मामले को लेकर हमेशा से बहुत चिंतित रहती थी। उसने सोचा था कि डाक से भेजी गई दवा वाली घटना के बाद वह कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन फेगियन इतनी जल्दी इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। हालांकि टोंग याओ को लिन फेगियन से बहस करने की कोई जल्दी नहीं थी। कल झांग लिजुआन यहां होगी। झांग लिजुआन के अकेले होने से लिन फेगियन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। उसे चिंता थी कि क्या लिन फेगियन इस घटना से सबक लेगी। आपकी सास देखने में भले ही कमजोर और सीधी सादी लगे, लेकिन असल में वो बहुत चालाक है। इस घटना से यह बात साफ हो जाती है। उन्हें हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब वह बोल ही रही थी कि अचानक लिन फेगियन हाथ में कचरे का थैला लिए अंदर से बाहर आ गई। उन दोनों को दरवाजे पर देखकर वह थोड़ी शर्मिंदा सी दिखी। यहाँ कुछ गंदे डायपर पड़े हैं। उनसे बदबू आ रही है, इसलिए मैं उन्हें फेंकने के लिए बाहर जा रहा हूँ। वांग शिया को नहीं पता था कि लिन फेगियन ने उनकी कितनी बातें सुनी थी। उसे थोड़ी असहजता भी महसूस हुई और उसने जल्दी से टोंग याओ को आंख मारते हुए कहा, याओ याओ, मुझे बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी से अंदर जाकर बच्चे का ध्यान रखो। मुझे जाना चाहिए। टोंग याओ घर के अंदर गई और बच्चे का माथा देखा। शुक्र है, बच्चे को बुखार नहीं था। उसने पर्याप्त खाया पिया था और अब गहरी नींद में सो रहा था। कमरे में खट्टे दूध और मल की गंध फैली हुई थी। उसने ताज़ी हवा अंदर आने देने के लिए खिड़की को थोड़ा सा खोला। अचानक बिल्ली का बच्चा बाहर से कूदकर अंदर आया और 2 बार म्याऊं किया। टोंग याओ ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बिस्तर की ओर इशारा किया। तभी बिल्ली के बच्चे ने बिस्तर पर बच्चे को देखा। ये किसका बच्चा है? बिल्ली के बच्चे को लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टोंग याओ को बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए उसने कहीं और से एक बच्चा गोद ले लिया। जैसे ही टोंग याओ ने उसकी आंखों में वो भाव देखा, वो समझ गई कि वो क्या सोच रहा है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये आचेन का भतीजा है। अपने घोंसले में वापस जाओ और लेट जाओ, बच्चे को मत जगाओ। उसे शिशुओं की देखभाल का कोई अनुभव नहीं था। अगर बच्चा जागकर रोने लगता तो उसे पता नहीं होता कि उसे कैसे शांत किया जाए। बिल्ली का बच्चा इस बात से वाकिफ लग रहा था। वह दबे पांव धीरे धीरे गुर्राते हुए अपने घोंसले में लौट गया। लिन फेगियन ने कचरा फेंककर वापस आकर कमरे में प्रवेश किया और तुरंत बिल्ली के बच्चे को देखा। नाराजगी भरे लहजे में वह बैठक में गई और बोली, याओ याओ, क्या बैठक में तुम्हारी बिल्ली है? क्या गड़बड़ है? टोंग याओ ने भौहें चढ़ा ली। क्या बिल्ली पालने से वह लिन फेगियन के काम में बाधा डाल रही थी? जब आप और आचेन का अभी तक कोई बच्चा नहीं है तो आप बिल्ली कैसे पाल सकते हैं? बिल्लियां बहुत गंदी होती हैं। बिल्ली पालना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। आपको बिल्ली को तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए, या फिर आप उसे अपने माता पिता के घर छोड़ सकते हैं। आप यहाँ बिल्कुल भी बिल्ली नहीं पाल सकते। जब आप गर्भवती होंगी तो वे बच्चे को प्रभावित कर सकती हैं। लिन फेगियन को ये बातें पूरी तरह समझ नहीं आती थीं। उसे बस इतना पता था कि उसने लोगों को कहते सुना था कि गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्ली पालना ठीक नहीं होता। उसने इन अंधविश्वासों को गंभीरता से ले लिया। आखिर बिल्ली तो बस एक पालतू जानवर थी। अगर उसे पालना उनके लिए हानिकारक था तो उससे छुटकारा क्यों न पा लिया जाए? टोंग याओ ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो आचेन के वापस आने पर उससे बात कर लेना। लिन फेगियन से बहस करना मूर्खता होगी। वह इस मामले से दूर रहना चाहती है और माँ बेटे को अपने मामले खुद सुलझाने देना चाहती है। क्या मैं पहले आपसे इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ? टोंग याओ के उदासीन रवैये को देखकर लिन फेगियन को कड़वाहट महसूस हुई। याओ याओ, मुझे पता है कि तुम मुझे अपने बच्चों के मामलों में दखल देने के लिए दोषी ठहराती हो। सच कहूं तो मैं दखल देना नहीं चाहती, लेकिन आचेन मेरा बेटा है। मैं उसे जीवन में सफल होते हुए देखूंगी और उसका अपना कोई बच्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वरना मेरे जाने के बाद उसके पिता से मिलने की हिम्मत ही नहीं होगी। अपनी सास को अपने ससुर का जिक्र करते देख टोंग याओ को हंसी आ गई। किसी से मिलने में आपको शर्म आती है या नहीं, यह आपका निजी मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरा गर्भ मेरा अपना है और बच्चा कब पैदा करना है यह मेरा फैसला है। आपको दखल देना बंद कर देना चाहिए। उसने अपने छोटे देवर से एक बच्चा पैदा किया, जिसके कारण उसके ससुर की मृत्यु हो गई, और फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह अपने ससुर की मृत्यु के बाद उनसे मिलने के बारे में सोच रही थी। उसे सचमुच कोई शर्म नहीं थी। लिन फेगियन कुछ नाराजगी से बोली, फिर भी
मैं आचेन की माँ और तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी बड़ी हूँ। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? जब वह वापस गांव लौटी तो पड़ोसियों ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके बच्चों ने क्योटो जैसे बड़े शहरों में सफल होकर परिवार का नाम रोशन किया है। उन्हें विश्वास था कि अब से उसका जीवन सुखमय होगा। अब चेन जिनलान उससे मिलने पर हमेशा की तरह विनम्र थी, जो पहले से बिल्कुल उलट था। लिन फेगियन जानती थी कि यह उसके दोनों बेटों की सफलता के कारण था। दूसरे शब्दों में कहें तो चाहे किसी भी बेटे का तलाक हो जाए, उनकी उपलब्धियों के कारण उसे उपयुक्त पत्नी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। सफल बेटों का होना उन्हें आत्मविश्वास और ताकत प्रदान करता था। इसके अलावा चुनकी टोंग याओ अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी, इसलिए लिन फेगियन टोंग याओ के अहंकार को थोड़ा कम करना चाहती थी। हालांकि अपने शर्मीले स्वभाव के कारण उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कैसे करे, इसलिए उसने टोंग याओ के व्यवहार की आलोचना करने पर ही ध्यान केंद्रित किया। तो आपको क्या लगता है कि मुझे आपसे कैसे बात करनी चाहिए? लिन फेगियन के झगड़े की आशंका को भांपते हुए टोंग याओ ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या आप मुझसे यह उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपको ऊंचा दर्जा दूं और आपकी पूजा करूं? लिन फेगियन गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम अब सिर्फ इसलिए मेरा अपमान कर रहे हो क्योंकि मैंने कम उम्र में अपने पति को खो दिया था और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पिता को बचाने की वजह से ही आचेन के पिता घायल हुए थे। इसी वजह से हमारी जिंदगी इतनी खराब हो गई है। बोलते बोलते लिन फेगियन रोने लगी। चूंकि उसका बेटा आसपास नहीं था, उसने अनुमान लगाया कि उसने शायद टोंग याओ को उनके परिवार के मामलों के बारे में नहीं बताया होगा, इसलिए उसने पिछली घटनाओं का इस्तेमाल टोंग याओ को बहकाने के लिए किया। लिन फेगियन के अवचेतन में वह टोंग याओ हुई को दोषी मानती थी। अगर उसने उस समय उसे बचाया न होता तो आचेन के पिता को चोट न लगती, वह और सी वेइमिन यहां न आते और आचेन के पिता को कुछ भी पता न चलता। अंततः इन सब की शुरुआत टोंग याओ हुई ने की थी। अब भले ही उसका बेटा एक सफल जीवन जी रहा था, फिर भी वह टोंग याओ हुई की बेटी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता था, जो उस पर अपना दबदबा बनाए रखती थी। भला वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? टोंग याओ ने लिन फेगियन की आंखों में उमड़ती नफरत को महसूस किया। वह कुछ हद तक हैरान थी। उसके ससुर ने आत्महत्या क्यों की? उसकी सास को सबसे बेहतर पता था, लेकिन अब वह सारा दोष दूसरों पर मर रही थी। उसकी सास अपने अंतरात्मा से कैसे निपटेंगी? उसमें तो अतीत की घटनाओं का जिक्र करने की भी धृष्टता थी। सी चेन के प्रति सम्मान के कारण टोंग याओ ने अतीत के बारे में सच्चाई उजागर नहीं की। लेकिन वह कमजोर नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरे ससुर ने वर्षों पहले मेरे पिता की जान बचाई थी। हमारा पूरा परिवार उनकी इस दयालुता को याद रखता है। अन्यथा मेरे पिताजी परिवार की इतनी मदद नहीं करते और न ही मेरी शादी उनसे करवाते। अगर अतीत को लेकर आपके मन में कोई अनसुलझी शिकायत है तो उसे खुलकर बता दीजिए। चलिए बैठकर खुलकर बात करते हैं। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि मेरे ससुर की मृत्यु कैसे हुई। मेरे पिता ने एक बार कहा था कि उनकी चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं कि उनकी जान ले सकें। तो लिन फेगियन हंगामा करना चाहती थी। तो चलिए वो दृश्य देखते हैं। टोंग याओ ये जानने के लिए उत्सुक थी कि लिन फेगियन बीते हुए घटनाक्रमों की व्याख्या कैसे करेगी। युवा लोग बुजुर्ग महिला की इज्जत बचाने के लिए इस विषय पर चर्चा करने से बचते थे। लेकिन अगर बुजुर्ग महिला अतीत का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर देती तो इससे उन्हें क्या फायदा होता? सच कहूं तो टोंग याओ इस बात से हैरान थी कि लिन फेगियन में अपने ससुर के अतीत का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ के हाजिर जवाब के लिए तैयार न होने के कारण लिन फेगियन केवल चुपचाप अपना मुंह हिला सकी, वह कोई जवाब देने में असमर्थ थी। कुछ देर तक आंसू पोंछने के बाद उसने रूठे स्वर में कहा, वह तो मर चुका है, अतीत के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। बोलने के बाद वह बैठक कक्ष में चली गई और अकेले बैठकर चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगी। वह ऐसी लग रही थी मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। उसकी दयनीय हालत शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। लेकिन टोंग याओ ने उसके इस दिखावे पर विश्वास नहीं किया और उसकी ओर देखा तक नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो लिन फेगियन टोंग याओ की असली मां नहीं थी। उनके बीच इतना लंबा रिश्ता नहीं बन पाया था कि वे साथ रह सकें। सी चेन के बिना लिन फेगियन उसके लिए एक अजनबी ही होती, और वो भी एक अजनबी जिसकी सोच विकृत है। अगर लिन फेगियन बिना कोई परेशानी खड़ी किए रह सकती तो टोंग याओ एक आज्ञाकारी बहू बनकर उसे शांति से रहने देती। लेकिन अगर लिन फेगियन शांति के समय भी लगातार हंगामा करती रहती तो टोंग याओ को उससे भिड़ने में कोई अपराधबोध नहीं होता।
काम से लौटने पर सी चेन ने लिन फेगियन की सूजी हुई आंसुओं से भीगी आंखें देखी। उसे देखते ही लिन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। जियाओ चेन, तुम वापस आ गए। थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए सी चेन ने दरवाजा बंद किया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आज दोपहर ही आई हूँ। लिन फेगियन उठी और रसोई की ओर चली गई। क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? मैं आपके लिए कुछ बना सकती हूँ। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। भावहीन होकर सी चेन ने कहा, अपने लिए खाना बना लो। मुझे भूख नहीं है। फिर वह अपने कमरे में चला गया। अपने बेटे का उदासीन व्यवहार देखकर लिन फेगियन को गहरा दुख हुआ। वह दिन भर बिना कुछ खाए पिए सफर करती रही थी, भूख से बेहाल थी। फिर भी टोंग याओ ने उसके खाने के बारे में नहीं पूछा और ऐसा व्यवहार किया मानो उसे कोई परवाह ही न हो। उसे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि उसके बेटे ने भी उसके प्रति कोई चिंता नहीं दिखाई। कहते हैं कि शादी के बाद बेटा अपनी पत्नी की तरफ दिल लगा लेता है और माँ को भूल जाता है। माँ हमेशा से यही सोचती थी कि उसका बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन उसे तो और भी निर्दयी पाया। परेशान होकर लिन फेगियन की भूख अचानक मर गई। वह सिसकियां रोकते हुए कुर्सी पर वापस गिर पड़ी। हालांकि इस बार उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। टोंग याओ कमरे की सफाई कर रही थी। सी चेन के वापस आने से वह थोड़ी झुंझलाहट दिखाते हुए मुंह फुला लिया और उसे अनदेखा करने का नाटक किया। वह कपड़े तह करने में व्यस्त हो गई। सी चेन की नज़र पहले टोंग याओ पर पड़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बिस्तर पर लेटे बच्चे पर पड़ी, उसने तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर कर लिया। ये देखकर टोंग याओ ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकुड़ी और व्यंग्य से कहा, ये तुम्हारा भतीजा है। पता नहीं क्यों, हमारी माँ ने सुना था कि बच्चों के आसपास रहने से सौभाग्य आता है, इसलिए उन्होंने युवान को चुपके से यहाँ भेज दिया। लिजुआन और बोई बहुत परेशान हैं। वे कल सुबह तक क्योटो पहुँच जाएंगे। उनके ले जाने से पहले तुम उसे एक बार देख लो। क्या पता अगले साल तुम्हारा बेटा भी हो जाए। तुम्हारी खातिर युवान ने बहुत कष्ट सहा है। वह दिन भर भूखा रहा और गीले कपड़ों में सफर करना पड़ा। हमारी माँ की नेक नीयत को व्यर्थ मत जाने दो। भले ही टोंग याओ ने अलग अलग आयामों को पार कर लिया था, लेकिन वह इस तरह के अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती थी। बच्चों की बात करें तो इस जीवन में उनके न होने से उसे कोई आपत्ति नहीं थी। अगर सी चेन को इस वजह से उससे नफरत है तो तलाक के बाद वह किसी और से बच्चा पैदा करवा सकता है। वह सिर्फ इसलिए खुद को कमतर नहीं समझेगी क्योंकि वह सी चेन के साथ बच्चा पैदा नहीं कर सकती। वह खुद को किसी और की इच्छाओं और मांगों के अनुसार ढलने नहीं देगी। लिन फेगियन का अपनी सास वाली सोच को उस पर थोपने का प्रयास निश्चित रूप से विफल होना था। याओ, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही करता हूँ और अगर लिजुआन और बोई को ये बात समझ नहीं आती तो ये स्वाभाविक है। लेकिन तुम्हें ऐसी कृतघ्न बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं जो कुछ भी करता हूँ, क्या वो सब तुम्हारे और शियाओचेन की भलाई के लिए ही नहीं है? अगर तुम दोनों की शादी के तुरंत बाद लिजुआन की तरह बच्चा हो जाता, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ? क्या मैं जो कुछ भी करता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही नहीं है? लिन फेगियन किसी तरह दरवाजे के पास पहुंच गई थी। टोंग याओ की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी, अपना सीना पीटते हुए टोंग याओ पर कृतघ्न होने का आरोप लगाने लगी। हालांकि उनके सबसे बड़े बेटे का विवाह धनी टोंग परिवार में हुआ था, फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई और अपनी योग्यताओं में किसी से कम नहीं थे। क्योटो का अस्पताल ऐसी जगह नहीं थी जहां लाइसेंस प्राप्त कोई भी डॉक्टर काम कर सके। इसके अलावा उनके बेटे ने स्नातकोत्तर शिक्षा में भी दाखिला ले लिया था। टोंग परिवार की तुलना में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही कम समृद्ध थी, लेकिन उनका बेटा टोंग याओ से कहीं अधिक सफल था। टोंग याओ की शादी को 2 साल हो गए थे और उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसे में वह कैसे गर्व से अपना सिर ऊंचा रख सकती थी? अपनी सास और बड़ों के प्रति बुनियादी सम्मान भी न दिखाने पर प्राचीन काल में उसके पति के परिवार द्वारा उसे तलाक दे दिया जाता। टोंग याओ ने ताना मारते हुए कहा, ये कहना बंद करो कि तुम सब कुछ हमारे लिए कर रहे हो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा बच्चे की देखभाल कर सकता है, तो बच्चे को यहीं अपने बेटे के लिए छोड़ दो। मैं तो अपने माता पिता के घर वापस चली जाऊंगी। तुम जो चाहो करो। टोंग याओ ने यह दुस्साहस इसलिए किया क्योंकि उसके माता पिता का घर पास ही था। इसके अलावा उसे पूरा यकीन था कि अगर उसके माता पिता को लिन फेगियन की हरकतों के बारे में पता चलता तो वे उसका समर्थन जरूर करते। आंसू पोंछते हुए लिन फेगियन ने मन ही मन कहा, अगर तुम्हारे माता पिता यहाँ होते भी, तो क्या वे माता पिता की चिंता को नहीं समझते?
क्या वे यह नहीं जानते कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सी चेन ने सख्त स्वर में बीच में ही टोकते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, बच्चे पैदा करने की समस्या मुझसे है, टोंग याओ से नहीं। मैं अभी बच्चे नहीं चाहता। हमारे जीवन में दखल देना बंद करो। अपने बेटे को टोंग याओ का बचाव करते देख लिन फेगियन क्रोधित हो उठी और बोली, अगर बच्चों की समस्या वाकई तुम दोनों में है तो वह अस्पताल क्यों गई थी? तुम दोनों सोचते हो कि मुझसे छिपा सकते हो, लेकिन मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है कि समस्या टोंग याओ में है। वह तो वेन यून के साथ चेकअप के लिए फर्स्ट हॉस्पिटल भी गई थी। ये शब्द सुनकर सी चेन ने भौहें चढ़ाईं और टोंग याओ की ओर देखा। सी चेन की निगाहों के नीचे टोंग याओ को कुछ हद तक अपराधबोध महसूस हुआ, लेकिन लिन फेगियन के सामने उसने शांत रहने का दिखावा बनाए रखा। क्या लिन मान ने तुम्हें बताया था? टोंग याओ ने अब और छिपाने की कोशिश न करते हुए तर्क दिया, क्या उसने तुम्हें ये भी बताया था कि मैं केवल चेकअप के लिए जा रही थी और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई समस्या नहीं है? लिन फेगियन ने मुंह खोला, लेकिन अचानक चुप हो गई। दरअसल लिन मान ने उसे टोंग याओ की मेडिकल अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था, लेकिन नतीजों का जिक्र नहीं किया था। उसने बस यही मान लिया कि टोंग याओ को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रही होंगी और उसने अपने बेटे की जानकारी के बिना ही जांच करवा ली होगी। लेकिन अगर बात टोंग याओ के कहे अनुसार थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि समस्या शियाओचेन के साथ थी? इस समय लिन फेगियन के चेहरे पर अविश्वास और अपराधबोध के भाव साफ झलक रहे थे। वह हमेशा से यही मानती थी कि समस्या टोंग याओ में है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके अपने बेटे को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे, जो एक डॉक्टर हैं, को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने तुरंत खुद को संभाला, चाहे किसी को भी स्वास्थ्य समस्या हो, क्या वह भी उनकी समस्या को हल करने में मदद करने की कोशिश नहीं कर रही थी? ये सोचते हुए लिन फेगियन का गला भर आया और उसने कहा, चाहे किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, क्या मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए नहीं कर रही हूँ? जब तक मैं जवान हूँ, तुम्हें बच्चे पैदा करने चाहिए और मैं उनकी देखभाल में मदद कर सकती हूँ। तुम दोनों के जीन अच्छे हैं, इसलिए तुम्हें और बच्चे पैदा करने चाहिए। इसमें क्या बुराई है? क्या वह नहीं चाहती कि सी चेन अब डॉक्टरी करे, क्योंकि अब वे बच्चे के जन्म की योजना बना रहे हैं? टोंग याओ अभी कुछ कहने ही वाली थी कि सी चेन ने उससे पहले ही बोल दिया। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था और उसने सख्त स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हें हमारे बच्चों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में पोते पोती चाहती हो तो बोई के बच्चों की देखभाल में उसकी मदद कर सकती हो। अगर नहीं चाहती तो गांव में ही रहो। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो घर वापस आकर कोई साथी ढूंढ लो। कुछ सालों में घर का जीर्णोद्धार हो जाएगा और गांव में रहने पर भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। तुम्हें और किस बात से शिकायत है? हालांकि सी चेन के मन में लिन फेगियन के लिए बहुत स्नेह नहीं था, फिर भी वह एक बेटे के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता था। वह साल में 1 या 2 बार घर आता था। जब तक लिन फेगियन ईमानदारी से गांव में रहती और अतीत के मुद्दों को नहीं उठाती, तब तक यह उसके लिए सबसे बड़ा समझौता होगा। अपने बेटे को टोंग याओ की बातों का समर्थन करते हुए सुनकर लिन फेगियन के मन में मिली-जुली भावनाएं थीं। उसे लगा कि इतने वर्षों तक अपने बेटे का पालन पोषण करना व्यर्थ था, क्योंकि अब उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। विशेषकर जब उसके सबसे बड़े बेटे ने उससे गांव में ही रहने और बाहर न जाने की मांग की, तो वह फूट फूट कर रोने लगी और सिसकियों से उसका गला रुंध गया और उसने उसे फटकार लगाई। अब जब तुम बड़े हो गए हो और आत्मनिर्भर हो गए हो, तो तुम्हें मुझ पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे बोझ समझकर नापसंद करने लगे हो। तुम चाहते हो कि मैं कोई बूढ़ा साथी ढूंढ लूं ताकि तुम लोगों को परेशान न करूं, है ना? तुम शहर में अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हो और मुझे जीवन भर गांव में ही रहना चाहते हो। क्या मेरे बेटों को पालने पोसने की मेहनत का यही फल है? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तो जन्म के समय ही तुम सबको मार डालता। पीछे मुड़कर देखने पर उसे स्वार्थी होना चाहिए था और हर चीज की परवाह किए बिना अपनी खुशी का पीछा करना चाहिए था, ताकि इतने वर्षों तक कष्ट सहने से बचा जा सके। उसे हर शब्द के साथ अपनी आवाज ऊंची करते देख टोंग याओ अंततः इसे सहन नहीं कर सकी और दर्द से अपनी कनपटी रगड़ने लगी। आप बोल सकते हैं, लेकिन अपनी आवाज और ऊंची न करें। अगर बच्चा जाग गया तो मेरे लिए उसे मनाना मुश्किल हो जाएगा, उसने कहा। लिन फेगियन के तमाम गुस्से के बावजूद उसका बड़ा बेटा टस से मज नहीं हुआ। अब जब उसकी बहू उसके अपने बेटे के सामने उसे फटकार रही थी, तो लिन फेगियन के पास इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी।
मैं अभी चली जाऊंगी। फिर बैल की तरह हठपूर्वक वह बाहर निकलने की ओर दौड़ी। उसे लगा कि टोंग याओ और सी चेन उसे रोक लेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। इस प्रकार लिन फेगियन को मजबूरन जाना पड़ा और वह दौड़ते हुए आंगन तक गई और रोने लगी। टोंग याओ भी गुस्से से आग बबूला थी और लिन फेगियन के चिल्लाने से परेशान थी। आखिर चल क्या रहा था? जब वह पहली बार यहां आई तो उसे लगा कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी सांस मिल गई है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक सड़े हुए प्याज की तरह होगी, जो बाहर से तो अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे आप परतें हटाते जाते हैं, अंदर से और भी सड़ी हुई निकलती है। उसने सी चेन को घूरते हुए कहा, क्या तुम अपनी माँ को सांत्वना नहीं देने वाले हो? सी चेन ने अपने होंठ दबाते हुए जवाब दिया, वह इस समय गुस्से में है। मैं उसे जितना अधिक समझाने की कोशिश करूंगा, वह उतनी ही अधिक क्रोधित हो जाएगी। इस मामले में लिन फेगियन स्पष्ट रूप से गलत थी, और वह सिर्फ इसलिए उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि वह उसकी माँ थी। ऐसा करने से पारिवारिक कलह और बढ़ जाएगी। कम से कम तुम समझदार तो हो। टोंग याओ का मूड थोड़ा सुधरा और उसने समझाया, मैंने तुम्हें फर्स्ट हॉस्पिटल में हुए मेडिकल चेकअप के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। मुझे ये भी डर था कि कहीं समस्या मुझ में ही न हो। नतीजे आने के बाद तो मुझे और भी डर लगने लगा कि कहीं तुम तनाव में न आ जाओ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सी चेन की पीठ पीछे जाकर मेडिकल चेकअप करवाना और उसे इसके बारे में न बताना बेशक गलत था, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि टोंग याओ ने ऐसा क्यों किया। इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि सी चेन नाराज होगा। और सच में सी चेन को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। उसने टोंग याओ को बाहों में भर लिया और सहजता से कहा, मुझमें भी कोई कमी नहीं है। जहां तक बच्चों की बात है, शायद अभी हमारा नियत समय नहीं आया है। तुम्हें बाहरी दबाव के कारण चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा विज्ञान ने ऐसे कई दंपतियों को देखा है जिनके बच्चे शादी के कई साल बाद होते हैं। हमारे भी बच्चे होंगे। अगर हमारे बच्चे नहीं भी हुए तो हम दोनों साथ में ज्यादा समय बिता सकेंगे। टोंग याओ ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्या आप भी मेडिकल चेकअप के लिए गए थे? सी चेन ने जवाब दिया, मैंने पहले ही पूरे शरीर की जांच करवा ली थी। टोंग याओ, वे दोनों एक दूसरे की सेहत को लेकर चिंतित थे और दूसरे को तनाव देने से डरते थे, इसलिए उन्होंने इस बारे में किसी से बात नहीं की थी। टोंग याओ खुश तो थी, लेकिन साथ ही साथ उसे थोड़ी झुंझलाहट भी हो रही थी। बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे बच्चे की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत चिंतित है। देखो, वह हमारे भतीजे को भी साथ ले आई है। सी चेन ने बिस्तर पर लेटे बच्चे को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कल जब बॉय आएगा तो हम इस बारे में ठीक से बात करेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वे किस बारे में बात करेंगे। हालांकि टोंग याओ को अंदाजा था कि बात किस बारे में है। उसने अनुमान लगाया कि इस बार सी चेन बच्चों के बारे में और लिन फेगियन को गांव में ही रखने के बारे में मिलकर चर्चा करेगी। जब वे दोनों कमरे में बातें कर रही थीं, तो बगल वाले कमरे से लियू किन भी सुन रही थी। उसने टोंग याओ के कमरे में शोर सुना था और ध्यान दे रही थी। किसी को रोते हुए कमरे से बाहर भागते और सीढ़ियों से नीचे जाते देख वह चुपचाप उसके पीछे गई। वह लिन फेगियन से पहले मिल चुकी थी और उसे तुरंत पहचान लिया। उसने कुछ सांकेतिक सांत्वना भरे शब्दों से शुरुआत की और फिर चतुराई से बातचीत का रुख बदल दिया। मैं शब्दों में माहिर नहीं हूं, इसलिए मेरी बात को दिल पर मत लेना, आंटी। आपकी बहू बहुत घमंडी है क्योंकि उसकी कुछ दूध वाली चाय की दुकानें हैं। वह पूरे परिसर पर अपना दबदबा बनाए रखती है, हद से ज्यादा घमंडी है और किसी का सम्मान नहीं करती। परिसर में हर कोई जानता है कि वह कितनी दबंग है। ये जानते हुए कि बुजुर्ग लोग युवाओं को फिजूल खर्ची करते देखना नापसंद करते हैं, लियू किंग ने जानबूझकर उस दिशा में माहौल को गरमाया। आपकी बहू बेहिसाब पैसा खर्च करती है, मानो कल की कोई चिंता ही न हो। वह हर महंगी चीज खरीद लेती है। यहाँ तक कि मेरे पति भी उसे देखकर आह भरते हैं और कहते हैं कि उसके घर में सोने चांदी के जो पहाड़ हैं, वे भी उसके खर्च के लिए काफी नहीं हैं। लेकिन आपको देखिए, आप अभी भी कई सालों से फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। वह आपके लिए नए कपड़े खरीद कर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं निभाती, लेकिन खुद तो अमीर औरत की तरह सजती है। आप कितनी अच्छी स्वभाव की हैं। अगर मेरी सास होती तो मेरे पति मुझे बहुत पहले ही डांट चुके होते। लियू किंग को टोंग याओ का वह उदासीन और तिरस्कारपूर्ण भाव हमेशा से नापसंद था, मानो वह कोई उच्च कोटि की रानी हो। अब जब उसे मौका मिला तो उसने लिन फेगियन के कानों में उसकी बुराई भर दी। किसने सोचा होगा कि टोंग याओ इतनी काबिल होने के बावजूद भी अपनी सास की नापसंदगी का शिकार हो सकती है।
हालांकि लिन फेगियन भी कुछ हद तक असमर्थ थी, वरना वह अकेले आंगन में गुस्से से आग बबूला न होती और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। लियू किन सोच रही थी कि क्या उसकी बातों का उस पर कोई असर हुआ था। लिन फेगियन को अन्याय का एहसास हुआ, लेकिन ये देखते हुए कि लियू किन टोंग याओ की करीबी पड़ोसी है, वह उनके रिश्ते के बारे में निश्चित नहीं थी और उसने अपनी शिकायतें व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि लियू किन टोंग याओ को बता देगी। अब जब उसने लियू किन को टोंग याओ के बारे में पीठ पीछे बुराई करते सुना तो उसे समझ आ गया कि उनके बीच संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। अब खुद को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह फूट फूट कर अपने सारे दुख बताने लगी और रोती रही। अगर उसके पिता न होते तो मेरे पति की मृत्यु न होती। मैंने अकेले ही 3 बच्चों को पालने में बहुत मेहनत की। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे लगा कि मुश्किल समय आखिरकार खत्म हो गया है। फिर भी मेरी हर बहू पिछली बहू से ज्यादा हावी होती गई। कहते हैं कि पत्नी होने पर मां को भूल जाते हैं, लेकिन मेरे परिवार में तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से त्याग दिया है। जैसे जैसे वह बोलती गई, लिन फेगियन का दुख और भी बढ़ गया। शादी के बाद से ही तोंग याओ घर का कोई काम नहीं करती थी। वह पेट भरकर खाती और फिर खाने की शिकायत करती। ऐसा कौन सा दिन था जब मैंने उसके लिए खास तौर पर चावल नहीं पकाए। यहाँ तक कि जब वह दूसरे पुरुषों के साथ खरीदारी करने जाती थी तब भी मैंने शियाओ चेन को बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि इससे उनकी शादी टूट जाएगी। मैं उनकी मदद के लिए जो कुछ भी कर सकती थी, मैंने किया। आखिर वे और क्या चाहते थे जो मैंने अभी तक पूरा नहीं किया कि अब वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं और उसमें गर्भावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। माता पिता होने के नाते हम चिंतित क्यों न हो। मैंने जो घरेलू नुस्खे बताए उसने उन्हें भी नहीं आजमाया। मैं अपने पोते को ये सोचकर लेकर आई थी कि शायद उसे एक स्वस्थ और प्यारा बेटा हो, लेकिन उस जोड़े ने मेरे खिलाफ साजिश रच दी। शादी से पहले शियाओ चेन ऐसा नहीं था। पहले वह बहुत सम्मानजनक था, हमेशा मेरी बात सुनता था। अब तो वह चाहता है कि मैं चुप रहूं और कुछ न बोलूं। लिन फेगियन का दिल कड़वाहट और झुंझलाहट से भर गया। उसने बिना सोचे समझे अपने मन में आने वाली हर बात कह दी, चाहे लियू किन समझ पाए या नहीं। फिर भी बोलने से उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। चाहे अतीत में गलती किसी की भी रही हो, उसने अकेले ही 3 बच्चों का पालन पोषण किया। यकीनन इससे उसकी भरपाई हो जानी चाहिए, है ना? उन्हें अपने बच्चों से कभी बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं थीं, लेकिन अगर उनका सबसे बड़ा बेटा और बच्चे पैदा कर सके और उन्हें क्योटो में रहने और सी वेमिन की देखभाल करने की अनुमति दे दे तो उन्हें अच्छा लगेगा, है ना? उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि उनके दोनों बेटे उनके लिए जीवनसाथी क्यों ढूंढ रहे थे। वे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि उनका कोई साथी हो, लेकिन असल में वे उन्हें क्योटो आने और सी वेमिन से मिलने से रोकना चाहते हैं। अब वे सब आराम से परिवार के रूप में रह रहे हैं और उन्होंने उनके विधवा होने के बारे में जरा भी नहीं सोचा है। अगर वह क्योटो में रहकर सी वेमिन की देखभाल करना चाहती है या उसके साथ रहना चाहती है तो इसमें क्या समस्या है? इससे उन दोनों पर क्या असर पड़ेगा? अगर सब लोग इस बारे में चुप रहते तो गांव में किसे पता चलता? उसने अपने जीवन का आधा हिस्सा कड़वाहट से भरा बिताया था और कई साल एक तरह के भ्रम में गुजारे थे। मौत के इतने करीब पहुंचकर वह एक बार अपने लिए क्यों नहीं जी सकती थी? वह अपने छोटे बेटे से नहीं डरती थी, लेकिन अपने बड़े बेटे से डरती थी। वह जानती थी कि एक बार बड़ा बेटा मान जाए तो छोटा बेटा पादने की भी हिम्मत नहीं करेगा। जब से उसके बड़े बेटे की शादी हुई है वह पूरी तरह बदल गया है, हमेशा टोंग याओ का साथ देता है। इससे लिन फेगियन को लगा कि इन समस्याओं की जड़ टोंग याओ में है। बेटे को पालने पोसने में इतनी मेहनत करने के बाद जब उसकी मेहनत का फल भोगने का समय आया तो स्वाभाविक रूप से लिन फेगियन अपने बड़े बेटे से झगड़ा नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब समस्या ये थी कि उसका बड़ा बेटा उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। उसे देखो, वह आधे दिन से बाहर थी और उसका बड़ा बेटा तो आया तक नहीं, मानो उसे इस बात की परवाह ही न हो कि वह जीवित है या मृत। लिन फेगियन की बात सुनकर लियू किंग ने आग में घी डालते हुए कहा, मैंने आपकी बहू को खरीदारी करते समय कुछ पुरुषों के साथ घूमते देखा। उसके सभी कर्मचारी लगभग उसकी उम्र के ही युवक हैं। समय बीतने के साथ अगर कोई ये दावा करे कि कुछ नहीं चल रहा है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हालांकि बिना किसी सबूत के हम बेबुनियाद अनुमान नहीं लगा सकते। जहां तक उसके गर्भवती न होने की बात है, मुझे लगता है कि समस्या टोंग याओ की है। डॉक्टर सी काफी स्वस्थ दिखते हैं, जबकि टोंग याओ बहुत दुबली पतली और अस्वस्थ दिखती है। अगर आप मुझसे पूछें तो आप बहुत दयालु हैं। अगर कोई सख्त सास होती तो टोंग याओ को बहुत पहले ही सबक सिखा दिया गया होता। पब फ्यूचर एड्स।
इस तथ्य के आधार पर कि उसके बच्चे नहीं हैं, उसे आपका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर सी इतने असाधारण हैं कि उन्हें किसी भी तरह की बहू मिल सकती है। मैंने सुना है कि अस्पताल में लिन मान नाम की एक नर्स भी डॉक्टर सी को पसंद करती है। वह टोंग याओ जितनी ही सुंदर है, क्योटो की रहने वाली है और उसका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। ये बहुत दुख की बात है कि डॉक्टर सी पहले से ही शादीशुदा है, वरना वे एक आदर्श जोड़ी होते। डॉक्टर सी जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए भले ही उनका तलाक हो जाए, फिर भी बहुत सी महिलाएं उन्हें पाने की चाह रखेंगी। अपने बड़े बेटे की अवज्ञा के बावजूद किसी को अपने बेटे की इतनी प्रशंसा करते हुए सुनकर लिन फेगियन को संतोष हुआ। उसे उस पर गर्व था। चाहे उसका सबसे बड़ा बेटा कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह फिर भी वही बेटा है जिसे उसने जन्म दिया और सही ढंग से पाला पोसा। जैसे जैसे लिन फेगियन सहज महसूस करने लगी, टोंग याओ के प्रति उनकी घृणा बढ़ती गई। हालांकि उन्हें टोंग याओ से कई शिकायतें थीं और उन्हें लगता था कि टोंग याओ उनके बड़े बेटे को उनसे दूर करने के लिए उसका ब्रेन वॉश कर रही है, फिर भी उन्होंने कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब जैसे ही लियू किंग बोल रही थी, लिन फेगियन के मन में एक विचार पनपने लगा। अगर उसका बड़ा बेटा सचमुच टोंग याओ को तलाक दे देता है, तो क्या वह पहले की तरह फिर से आज्ञाकारी नहीं हो जाएगा? हालांकि वह अनिर्णायक थीं, फिर भी उनके बड़े बेटे ने हमेशा उनकी बातों पर ध्यान दिया और उन्होंने कभी भी खुले तौर पर उनसे बहस नहीं की। यह विचार मन में होने के बावजूद लिन फेगियन इसे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। थोड़ी शिकायत करने के बाद उसका मूड थोड़ा स्थिर हुआ। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, तलाक से शियाओ चेन के करियर पर असर पड़ सकता है ना? अगर उनके बच्चे होते तो मैं तलाक नहीं चाहती। आखिर तलाक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर उनके बच्चे नहीं हुए तो भी बात नहीं बनेगी। शियाओ चेन ही हमारे परिवार में इकलौता है जिसके जीन उसकी शिक्षा की वजह से श्रेष्ठ हैं। अगर उसके बच्चे नहीं हुए तो मैं मरने के बाद भी उसके पिता का सामना नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही। लियू किंग ने लिन फेगियन के कंधे पर थपथपाते हुए सहमति जताई। अगर उनके बच्चे नहीं होंगे तो वंश टूट जाएगा, है ना? हमारे पूर्वजों ने भी कहा था कि माता पिता के प्रति कर्तव्य के विरुद्ध 3 प्रमुख अपराधों में से संतानहीन होना सबसे बुरा है। आप दूसरी पत्नी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपकी माँ और बच्चे ही आपके असली रक्त संबंधी हैं। अगर उनके अभी बच्चे नहीं होंगे तो बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा? अगर शियाओ चेन ये बात समझ पाती तो कितना अच्छा होता। दुर्भाग्य से उसका बड़ा बेटा टोंग याओ के प्रभाव में था। टोंग याओ जो भी कहती वह उसे अक्षरशः सत्य मान लेता था। वह किसी और की बात नहीं सुनता था। लियू किंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, माँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन आपकी बहू की अस्पताल में अच्छी छवि नहीं है। कई लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल के बड़े अधिकारी भी उसे नापसंद करते हैं। आपकी बहू के यहाँ रहने से आपके बेटे के तरक्की के अवसर सीमित हो गए हैं। आसपास कोई नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बाद वह लिन फेगियन की ओर झुकी और धीरे से बोली, कुछ समय पहले अस्पताल में आवास का आवंटन हो रहा था। आपके बेटे डॉक्टर सी को एक आवास मिलना था, लेकिन चून की टोंग याओ बाहर व्यापार कर रही है, इसलिए उसका हिस्सा रद्द कर दिया गया। सोचिए, टोंग याओ अपने व्यापार से कितना पैसा कमाती होगी। वह इकाई वास्तव में क्योटो में अचल संपत्ति का वितरण करती थी। इसके अलावा भले ही टोंग याओ की दुकान से पैसा आता हो, क्या वह उसी के हाथ में नहीं है? डॉक्टर सी को अपनी इकाई से जो घर मिला है वह उसकी संपत्ति है। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा और घर होता है तभी वह गर्व से खड़ा हो सकता है। अब देखिए, उसे कुछ नहीं मिला। कार्यस्थल से आवास वितरण। लिन फेगियन इस खबर से बेहद हैरान थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था किसी चेन के अस्पताल की ऐसी नीति है। क्योटो में एक घर जो कई लोगों के लिए जीवन भर का सपना होता है, अब उससे छिन गया। लियू किंग की एक बात बिल्कुल सही थी, किसी पुरुष को आत्मविश्वास से भरा होने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसका बड़ा बेटा हर दिन अस्पताल में काम करता था, लेकिन सारा पैसा टोंग याओ के हाथ में रहता था। उसका अनुमान था कि उसके बड़े बेटे को ये भी नहीं पता था कि बैंक में कितना पैसा जमा है। भला ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? दंपति के कोई बच्चे नहीं थे और उनके बड़े बेटे ने अपनी समस्याओं को स्वीकार किया था। क्या होगा अगर टोंग याओ अपने फैसले पर पुनर्विचार करने लगे और अपने बड़े बेटे को छोड़कर चली जाए, जिससे वे दोनों बेसहारा हो जाएं? लिन फेगियन जितना ज्यादा इस बारे में सोचती गई, उसका चेहरा उतना ही बिगड़ता गया। लिन फेगियन के चेहरे के भाव देखकर लियू किंग समझ गई कि उसकी बात बिल्कुल सही है और उसने आग में घी डालना जारी रखा। बिल्कुल सही।
इतनी बड़ी घटना, आपको इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं, घर बांटे जा चुके हैं। ये वाकई दुख की बात है कि डॉक्टर सी को घर नहीं मिला। अगर उन्हें यूनिट का घर मिल जाता और वे अपना पारिवारिक पंजीकरण यहाँ करवा लेते, तो भविष्य में वे क्योटो के नागरिक बन जाते। क्योटो की नीतियां दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं और इससे कई फायदे होंगे। उन्होंने घर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। लिन फेगियन का चेहरा बिगड़े हुए सेम पेस्ट की तरह बदसूरत हो गया। क्या उसका बड़ा बेटा मूर्ख नहीं था, जो इस तरह घर को यूं ही छोड़ गया? क्योटो में वह एक मजबूत घर था, खेत में उगी कोई साधारण गोभी नहीं जिसे आप आसानी से ठुकरा सकें। यह उनकी गलती है। इतने बड़े मामले में उन्होंने आपसे सलाह क्यों नहीं ली? आपको नजरअंदाज करना उनकी सरासर नाइंसाफी थी। लियू किंग ने लिन फेगियन को उकसाना जारी रखा। मुझे लगता है आपकी बहू बहुत चालाक है। उसने डॉक्टर सी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। उसके माता पिता भी काफी चालाक हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी आप लोगों से करवाई, लेकिन जल्द ही आपके बेटे को क्योटो बुला लिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई, बल्कि उन्हें एक बेटा मिल गया। डॉक्टर सी, जिन्हें आपने इतनी अच्छी तरह पाला पोसा, बुढ़ापे में किसी और की देखभाल करेंगे। मुझे लगता है यह आपके साथ अन्याय है। उसके शब्दों ने लिन फेगियन के दिल को पूरी तरह से छू लिया और उसे अचानक यह एहसास हुआ कि टोंग याओहुई उसके बेटे को चुराने की कोशिश कर रही है। चूंकि टोंग याओहुई का अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह उसके बेटे की क्षमताओं से मोहित था और उसे वापस अपने पास लाना चाहता था। भला ये कैसे संभव हो सकता था? लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका बेटा हर तरह से टोंग याओहुई के परिवार का साथ दे रहा था, अपनी जन्म देने वाली मां को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। नाम से तो वह उसका बेटा था, लेकिन असल में उसका दिल टोंग याओहुई के परिवार ने चुरा लिया था। टोंग याओहुई की चालें उसके पति की मृत्यु के बाद ही शुरू हुई होंगी। वह सोच रही थी कि टोंग याओहुई इतनी दयालु क्यों है, हमेशा उसके परिवार की मदद क्यों करती है और उनकी बेटी की शादी उनसे क्यों करवा रही है। अंततः पता चला कि यह सब पहले से सोची समझी साजिश थी। दुर्भाग्यवश उसके पास न तो कोई शक्ति थी और न ही वह अपने बड़े बेटे की मदद कर सकती थी। टोंग याओहुई के पति के विपरीत, जिसके पास जरूरत पड़ने पर ताकत और पैसा दोनों थे। शायद इन्हीं कारणों से उसका बड़ा बेटा धीरे धीरे टोंग याओहुई के परिवार की ओर झुक गया और अपनी जन्म देने वाली मां को नजरअंदाज करने लगा। शादी के महज 1-2 साल बाद ही उनके बड़े बेटे में इतना बड़ा बदलाव आ चुका था। अगर यह सिलसिला अगले 3-5 साल तक जारी रहा, तो हो सकता है कि वह मां बेटे का रिश्ता ही तोड़ दे। क्या वह अपने उस बेटे को, जिसे उसने 10 महीने की गर्भावस्था के बाद जन्म दिया था, किसी और के बुढ़ापे में उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ देगी? उसका बेटा दुल्हन ला रहा था, न कि खुद दामाद बनने की पेशकश कर रहा था। लिन फेगियन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतना ही ज्यादा वह असंतुलित महसूस करने लगी, यहाँ तक कि उसे इस बात का भी डर सताने लगा कि उसके बेटे को उससे छीन लिया जाएगा और वह उसे पहचान भी नहीं पाएगा। अब मैं क्या करूं? शियाओ चेन तो सिर्फ टोंग याओ की सुनता है, मेरी बात तो वो सुनता ही नहीं। लिन फेगियन पूरी तरह से असमंजस में थी। घर वाली घटना के सदमे से उबर ही रही थी कि अब उसे अपने बेटे को खोने का डर सताने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को वापस पाने के लिए क्या करे। लिन फेगियन को अपनी बातें ध्यान से सुनते देख लियू किंग मन ही मन विजयी महसूस करने लगी और शरारती योजनाएं बनाने लगी। मेरी राय में सबसे अच्छा तरीका है कि पति पत्नी के बीच दरार पैदा की जाए। आप डॉक्टर सी की जन्मदाता मां हैं, खून का रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। आप चाहे कुछ भी कर लें, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वह आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो दूसरे कहेंगे कि वह एहसान फरामोश है। इसके अलावा अगर डॉक्टर सी सचमुच टोंग याओ को तलाक दे देते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर उन्हें आपकी पसंद की बहू मिल जाए। मुझे लगता है नाज़लिन बुरी नहीं है, वह अच्छी हैं, उनका स्वभाव अच्छा है और वह टोंग याओ जितनी ही आकर्षक है। वे एक जोड़े की तरह दिखते हैं। अगर डॉक्टर सी टोंग याओ को तलाक दे देते हैं, तो मैं उनकी जोड़ी बनाऊंगी। लिन फेगियन इस बात से आकर्षित हो गई। वह हमेशा से लिन मान को पसंद करती थी और इस बात का अफसोस करती थी कि उसके बड़े बेटे की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, जिससे उसे लिन मान के साथ मौका नहीं मिल पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि लिन मान भी हमेशा से उसके बड़े बेटे को पसंद करती थी। सच कहें तो लिन फेगियन की नज़रों में लिन मान एक आदर्श बहू थी। अगर उनके बड़े बेटे की शादी लिन मान से होती, तो वह दिल से बहुत खुश होती। इतना ही नहीं, लिन मान के परिवार में एक बेटा था, इसलिए उसके माता पिता को उनके बेटे के लिए लिन मान से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती।
बात बस इतनी सी थी कि उनके बड़े बेटे की नजरें सिर्फ टोंग याओ पर टिकी थीं। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी और उन्हें धीरे धीरे अपने बड़े बेटे को मनाना जरूरी था। लिन फेगियन के चेहरे पर बदलते भावों को देखकर मानो वह कुछ सोच रही हो, लियू किंग समझ गई कि उसने हद पार कर दी है। उसे डर था कि टोंग याओ उसे लिन फेगियन के साथ देख लेगी, इसलिए उसने वहां और रुकने की हिम्मत नहीं की। आंटी, टोंग याओ को हमारी बातचीत के बारे में मत बताना। हमारी कभी अच्छी बनती नहीं थी। अगर उसे पता चल गया तो वह मेरे घर में फिर से बवाल खड़ा कर सकती है। और यहाँ ज्यादा देर मत बैठो, बहुत ठंड है। अगर सर्दी लग गई तो बैठने का कोई फायदा नहीं। इतना कहकर लियू किंग ने अपने कूल्हों को हिलाया और ऊपर चली गई, लिन फेगियन को अकेले ही गहरी सोच में डूबी हुई छोड़कर। चाहे उसके बड़े बेटे और लिन मान का साथ होना तय था, वह उसे टोंग याओ के साथ अपना रिश्ता जारी रखने नहीं दे सकती थी। अन्यथा जिस बेटे को उसने बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा था वह उसका नहीं रह जाता। लिन फेगियन ने मन ही मन फैसला कर लिया। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन वह बैल की तरह गुस्से में बाहर निकल गई थी और अब उसमें वापस अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। जब लिन फेगियन अपनी इज्जत बचाने के लिए वापस जाने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने अपने बड़े बेटे को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। लिन फेगियन का चेहरा गंभीर हो गया और वह धीरे धीरे रोने लगी। सी चेन भावहीन चेहरे के साथ उसके पास आया और बोला, यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है। आज रात किसी होटल में रुक जाओ। बोई और लिजुआन के आने पर हम बात करेंगे। उसके बड़े बेटे के आने का मतलब था कि वह उसे पूरी तरह से भूला नहीं था। लिन फेगियन जानती थी कि और ज्यादा नाटक करने से उसका बेटा उससे और दूर हो जाएगा, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर बात को दूसरी तरफ मोड़ते हुए पूछा, युवान कहाँ है? बहुत ठंड है, इसलिए हमने उसे बार बार इधर उधर भेजने का फैसला नहीं किया। वह आज रात यहीं रुकेगा, सी चेन ने कहा। अगर वो रात को रोए तो उसका दूध गर्म करके उसे पिला दो। देख लो कि कहीं डायपर बदलने की जरूरत तो नहीं है। आमतौर पर जब बच्चा रोता है तो या तो उसे भूख लगी होती है या फिर उसे डायपर बदलने की जरूरत होती है। हालांकि वो अपने बड़े बेटे से नाराज थी, फिर भी उसका पोता उसका खून का रिश्ता था और लिन फेगियन को चिंता थी कि उसके बेटे और बहू को रात में बच्चे की देखभाल करना नहीं आता होगा। वह शुरू में अपने पोते को इस उम्मीद से लाई थी कि इससे उसके बड़े बेटे को जल्द बच्चे पैदा करने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अब लिन फेगियन के मन में संदेह पैदा हो रहा था। उसे डर था कि कहीं उनका भी बच्चा न हो जाए। अगर उनका बच्चा हो जाता तो शादी से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। सी चेन ने सिर हिलाया और आगे आगे चलने लगा। लिन फेगियन अपने लंबे बेटे को आगे बढ़ते हुए देखती रही और अचानक उसे याद आया कि आखिरी बार जब वह अपने बड़े बेटे के साथ अकेले टहलने निकली थी तब कई साल बीत चुके थे। तब वह अभी छोटा बच्चा था और चलते समय उसे उसका हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपने सबसे बड़े बेटे के साथ अकेले नहीं चली थी। तीनों भाई बहनों में सी चेन सबसे बड़ा और बचपन से ही समझदार होने के कारण अक्सर अपनी उम्र से बड़ा माना जाता था, जिसके कारण माँ उसके बारे में कम चिंता करती थी और अपने छोटे बेटे और बेटी पर अधिक ध्यान देती थी। अप्रत्याशित रूप से उनके 3 बच्चों में से उनका सबसे बड़ा बेटा सबसे सफल साबित हुआ। बीते समय को याद करके लिन फेगियन की आंखों में दुख के आंसू आ गए। उसने स्वीकार किया, शाओ चेन, तुम्हें बिना बताए बच्चे को यहाँ लाना मेरी गलती थी और याओ याओ का नाराज होना स्वाभाविक है। मैं बूढ़ी हो रही हूँ और बातें भूलने लगी हूँ, ठीक से सोच समझ नहीं पा रही हूँ। इस बात पर बहस मत करो। जब बोई और लिजुआन कल आए तो उन्हें बच्चे को वापस ले जाने देना। जहां तक बच्चों के बारे में तुम्हारी इच्छा का सवाल है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगी, ये तुम्हारा फैसला है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा मानो लिन फेगियन ने आखिरकार स्थिति को स्वीकार कर लिया हो और वह फिर से उतनी ही समझदार बन गई हो जितनी वह पहले हुआ करती थी। लेकिन सी चेन ने उसके शब्दों में एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया, तुम वापस नहीं जा रहे हो। लिन फेगियन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने शर्माते हुए कहा, मैं अभी भी काम कर सकती हूँ और आप दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं क्योटो में बर्तन धोने का कोई काम ढूंढ लूंगी। इससे मुझे कुछ जेब खर्च मिल जाएगा और मैं शियाओहुई की देखभाल कर पाऊंगी। आप दोनों क्योटो में खुशी से रह रहे हैं। मुझे गांव में अकेले रहना बहुत अकेलापन लगता है। और कृपया मेरे लिए जीवन साथी ढूंढने की बात मत कीजिए। मैं इतने सालों से सब कुछ खुद ही संभाल रही हूँ, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर लोगों को पता चल गया तो वे मेरे बारे में कानाफूसी करेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये जानते हुए कि उसका बड़ा बेटा सी वेइमिन के साथ उसके रिश्ते को नापसंद करता है और अब सी वेइमिन के विचारों के बारे में अनिश्चित होने के कारण
लिन फेगन ने अपने बड़े बेटे को ये कहकर चुप कराने का फैसला किया कि वह कोई साथी नहीं खोजेगी, जिससे सभी को उसके लिए साथी ढूंढने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। कल बोई के आने के बाद इस बारे में बात करते हैं। सी चेन ने अपनी आंखों में व्यंग्य का भाव लिए लिन फेगन को आगे बोलने से तुरंत रोक दिया। अपने बड़े बेटे के सख्त चेहरे को देखकर लिन फेगन को असुरक्षा का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने सब कुछ सोच समझकर किया है और बोई के उसके खिलाफ रची गई योजना में शामिल होने का इंतजार कर रहा है। कुछ ही देर में वे होटल पहुंच गए। सी चेन ने लिन फेगन के लिए एक अलग कमरा बुक किया और बिना कुछ बोले लगभग तुरंत ही वहां से निकल गया। भूख से लिन फेगन के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। जैसे ही वह कुछ खाने के लिए बाहर जाने वाली थी, होटल मालिक मुस्कुराते हुए उसके पास आया। ये रहे आपके बेटे द्वारा पड़ोस की दुकान से लाए गए बीफ नूडल्स। गर्मागर्म ही खा लीजिए, बस खाली कटोरी और चॉपस्टिक अपने कमरे में छोड़ दीजिए, मैं कल सुबह ले आऊंगा। धन्यवाद लड़की। गर्मागर्म नूडल्स का कटोरा पाते ही लिन फेगन की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार उसका बड़ा बेटा अब भी उसकी परवाह करता था। काश उसने अपने बच्चों की शादी अच्छे दूल्हों से कर दी होती। ... क्या तुम माँ को होटल ले गए थे? जब सी चेन लौटा तो टोंग याओ नहा धोकर बिस्तर में दुबकी हुई थी। कंबल से उसका केवल छोटा सा सिर ही दिखाई दे रहा था। उसने बच्चे को बिस्तर के बीचों बीच लिटा दिया था। उसे डर था कि कहीं करवट बदलते समय गलती से बच्चे को चोट न लग जाए, इसलिए उसने खास तौर पर अपने लिए एक और कंबल ले लिया और बच्चे से सुरक्षित दूरी बनाए रखी। एक और कारण ये था कि उसने बच्चे के साथ कंबल साझा नहीं किया, क्योंकि बच्चे से दूध की तेज गंध आ रही थी, जो टोंग याओ को कुछ हद तक अप्रिय लगी। सी चेन बिस्तर के किनारे तक गई, बच्चे पर एक नजर डाली और कोमल भाव से धीरे से बोली, ये बोई जैसा दिखता है। टोंग याओ ने भी बच्चे की ओर एक नजर डाली और चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे परिवार के जीन काफी प्रभावशाली हैं। युवान सचमुच बोई जैसा दिखता है। अच्छा हुआ कि वह लड़का है। अगर वह बोई की तरह साहसी और मजबूत दिखने वाली लड़की होती तो बात नहीं बनती। लड़कियों को सुंदर और कोमल दिखना चाहिए। सी चेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी निगाह टोंग याओ के चेहरे पर पड़ी। हम लड़कियों को अपनी माँ की तरह दिखना चाहिए। यह ज्यादा सुंदर लगता है। टोंग याओ खुश होकर मुंह फुला कर बोली, बेशक हमारी बेटियां मुझ जैसी ही बनेंगी। सी चेन ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, उन्हें बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखना चाहिए। उसकी बातों पर टोंग याओ दिल खोलकर हंस पड़ी और सी चेन को जल्दी सोने के लिए कहते हुए ये भी बताया कि उसे कहाँ सोना चाहिए। अगर हम तीनों बिस्तर के एक कोने में सोएंगे तो बहुत तंग हो जाएगा। तुम आज रात दूसरे कोने में मेरे कंबल के नीचे सो जाओ और ध्यान रखना कि बच्चे पर दबाव न पड़े। सी चेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, स्पष्ट रूप से टोंग याओ से अलग सोने के विचार से असंतुष्ट था। हालांकि बिस्तर थोड़ा छोटा होने के कारण उसने अपनी आपत्ति नहीं जताई और आज्ञाकारी होकर बिस्तर साफ करने चला गया। टोंग याओ पहले से ही आधी नींद में थी, लेकिन जब उसने महसूस किया कि वह बिस्तर पर आ गया है तो उसने अपने पैर से उसकी छाती को हल्के से धक्का दिया और नींद भरी आवाज में बुदबुदाई, मुझे बच्चे की देखभाल करना या स्तनपान कराना नहीं आता। अगर वह रात में रोता है तो आपको उठकर उसे दूध पिलाना होगा, उसका डायपर बदलना होगा। डायपर बेडसाइड टेबल पर रखे हैं। अपनी बात कहने के बाद वह गहरी नींद में सो गई। थोड़ा असहाय महसूस करते हुए सी चेन ने सावधानी से टोंग याओ का पैर नीचे रखा और यह सुनिश्चित किया कि कंबल उसके चारों ओर ठीक से लिपटा हुआ है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नींद के 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि एक बच्चे के रोने की आवाज ने उसे लगभग तुरंत जगा दिया। टोंग याओ को परेशान न करने के लिए उसने बच्चे को कंबल में लपेटा और बैठक कक्ष में चला गया। बच्चे को गोद में लेना, उसे दूध पिलाना, डायपर बदलना, सी चेन को ये सभी अपरिचित काम एक साथ करने पड़ते थे। बेबी बॉटल न होने के कारण उसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को दूध पिलाना पड़ता था। सौभाग्य से 1 महीने का बच्चा ज्यादा खाता नहीं था। दूध पीने के बाद वह सो जाता था, जिससे साबित होता था कि वह काफी अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा है। अगली सुबह जब टोंग याओ उठी तो अपने बगल में लेटे बच्चे को देखकर वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। कुछ ही सेकंड बाद उसे पिछले दिन की घटनाएं याद आईं। बाद में लिन फेगन का सामना करने के ख्याल ने उसे तुरंत होश में ला दिया। ऐसा लगता है कि आज एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। सी चेन हलचल सुनकर बैठक से अंदर आए और लापरवाही से निर्देश देते हुए बोली, मुझे काम पर जाना है। मैंने चूल्हे पर दलिया रखा है और कुछ उबले हुए बंस भी ले आई हूँ। उठो और गर्मागर्म खा लो। कटोरे में दूध नहीं बचा है, इसलिए अगर बाद में बच्चे को भूख लगे तो वांगशिया को बुलाना पड़ेगा।
कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, जो भी हो, आज रात मेरे वापस आने का इंतजार करो, हम सब बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। एक पुरुष होने के नाते वह आंखें मूंद कर पारिवारिक झगड़ों का सारा दोष अपनी पत्नी पर नहीं मर सकता था। पारिवारिक कलह बीमारी की तरह होते हैं। इनका मूल कारण से ही समाधान करना आवश्यक है। इन्हें टालने से स्थिति और बिगड़ जाएगी और समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। हम काम पर जाओ। टोंग याओ ने अंगड़ाई ली और बिस्तर से उठी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि बच्चे की नींद न टूटे। उसने मन ही मन सोचा, ये छोटा बच्चा तो आश्चर्यजनक रूप से अच्छे व्यवहार वाला है। पूरी रात तो उसने रोया ही नहीं। शायद बच्चे की देखभाल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। टोंग याओ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि युवान उस रात 3 से 4 बार जाग चुका था। शायद अपनी मां से दूर असुरक्षित महसूस करते हुए वह रात के उत्तरार्ध में सोने को तैयार नहीं था। उसे बिस्तर पर लिटाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती थी और वह लगातार रोने लगता था। सी चेन उस रात मुश्किल से सो पाए, पूरे समय बच्चे को गोद में लिए रही। भोर होते होते बच्चा अंततः थकान के कारण सो गया।